Now sound will come. Hello. Yes. Yes. एक्चुअली कभी कभी मैं साउंड बंद कर देता हूँ रात को, ज़्यादातर ऑन ही रहता है, बट कभी कभी बंद कर देता हूँ तो कई बार ऐसा हो जाता है स्टार्टिंग में, बट लाइव सेशन में दिक्कत नहीं है क्योंकि आप लोग बता देते हैं। तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? एवरीथिंग इज फाइन नाउ? यस, वेरी गुड। तो बच्चों ये याद रखिएगा, कई बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करें। तो देखो, दो चीज़ ध्यान रखिए। पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जैसे मैं कोई टॉपिक बताता हूँ आपको, तो सबसे पहला काम तो यही है कि जैसे मंडे को मैंने कल ही टॉपिक बता दिया आपको, तो अब सबसे पहला काम आपका ये है कि उसका पहले तो जो रिवीजन करवाया हुआ है उन चीज़ों का, वो रिवीजन पहले आप, या अपने आप से भी आपके पास जो भी कंटेंट अवेलेबल है, मान लीजिए आपके पास कोई आपकी बुक है, कोई नोट्स हैं आपके ऑलरेडी बने हुए, ठीक है ना, तो पहले तो उसका 2 दिन उसका रिवीजन निपटाइए। सबसे पहले 2 से 3 दिन उसका रिवीजन निपटाइए, मतलब हाफ वीक पहले रिवीजन पे जाना चाहिए। तो अच्छे से पहले उसका रिवीजन, ताकि वो बेसिक क्वेश्चंस पहले क्लियर हो जाए। तो 2 बार 3 बार करना पड़े, लेकिन सबसे पहले उसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है ना। तो रिवीजन जब आपका हो जाता है सॉलिड, ठीक है ना, वंस यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग रिवीजन, जब आपका एक रिवीजन सॉलिड हो जाएगा, उसके बाद फिर बाकी के बचे हुए 3 दिन आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जो प्रैक्टिस सेट हमने लिए हैं वो लगा सकते हैं। जो आपके पास कोई भी एक बुक फॉलो करो, मैंने कहा ना 10 बुक नहीं, कोई भी एक बुक आप फॉलो करते हैं, ज्यादा नहीं, एक बुक। ठीक है, इधर उधर से मिक्सचर वाले क्वेश्चन सब आपको मैं दे ही रहा हूं, लेकिन आप कोई एक बुक फॉलो कर सकते हैं। तो वो उस एक बुक के साथ आप जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस ये छोटी सी चीजें करनी है बच्चों। और जब उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या टेस्ट में आपको लगता है यार ये तो कुछ अलग क्वेश्चन आ गया, तो अगर कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है तो वो तो चलो अच्छी बात है, वो तो एक नया ही क्वेश्चन होगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन देखे हुए हैं लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो कहीं आपको थोड़ा सा एरिया बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको अपना प्रैक्टिस सेशन बढ़ाना पड़ेगा। या कोई टॉपिक ऐसा मिलता है यार ये मैंने नहीं पढ़ा, या ये थोड़ा सा और मुझे सर्च मारना है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में नोट करना शुरू करिए। तो कहने की बात यह है कि पूरे वीक को आप 2 पार्ट में डिवाइड करके चलिए। पहले एक होगा पहले स्ट्रॉन्ग रिवीजन, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस उस चीज पे, उसके बाद आप टेस्ट देने के लिए उतरिए, है ना। तो इस तरह से करके चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों मैं टेस्ट का बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना, दैट इज पावर प्लांट एंड आरएसी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेंट वगैरह से, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक से एक चीज डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि जो बच्चों को थोड़ा सा डाउट भी था कुछ चीजों को लेके तो जिन चीजों को लेके डाउट था उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर LiBr लिथियम ब्रोमाइड साइकिल क्या है, तो उसको लेके डाउट था, थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं और रेफ्रिजरेंट में। देखिए, जिन बच्चों को डाउट है बच्चों, लिथियम ब्रोमाइड साइकिल, लिथियम ब्रोमाइड साइकिल, तो वैसे मैंने एक क्वेश्चन इसका लिया था, वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। आपको इस साइकिल से और कुछ नहीं आने वाला। तो याद रखिए लिथियम ब्रोमाइड साइकिल जो है वो एक एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल ही है, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल ही है। तो मतलब कोई चेंजेस नहीं है, बस कुल मिला के बात यही है कि रेफ्रिजरेंट कौन सा है और एब्जॉर्बेंट कौन सा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। समझ आ गई बात? तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके हम ये कहें कि जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वो बस इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि साइकिल में और पूछने लायक कुछ है नहीं। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमने 2 से 3 साइकिल्स पढ़ी हैं बच्चों। एक तो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमने कर रहा था, जहां पे हमने पंप को रिप्लेस किया था, हमने इलेक्ट्रोलुक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा था, जिसमें 3 फ्लूइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमने पढ़ा था। और तीसरा हमने पढ़ा था स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो स्टीम जेट एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इसी तरह का था। ऐसे ही एक चौथा है LiBr, लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो यहां पे याद रखिए LiBr में क्या है, LiBr में क्या है, लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या है, एब्जॉर्बेंट। LiBr लिथियम ब्रोमाइड जो है वो यूज होता है एज अ रेफ्रिजरेंट, सॉरी एज अ एब्जॉर्बेंट।
तो अगर आपको पूछा जाता है तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखें कि लिथियम ब्रोमाइड इज यूज्ड एज अ एब्जॉर्बेंट। तो अब इस साइकिल में रेफ्रिजरेंट क्या यूज होता है, तो याद रखिए आपका वाटर इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। वाटर जो है वो एज अ रेफ्रिजरेंट हमारा यूज होता है। तो फिर अब यहाँ पे भी वही बात सिमिलर हो जाती है कि वाटर है तो अब बहुत ज्यादा जो है इसकी सीओपी हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। वाटर है तो इसकी बहुत ज्यादा हम सीओपी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वाटर की भी एक लिमिटेशन है। भाई वाटर मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच सकता है, तो वाटर जो है अगर वो ठंडा कर रहा है, वाटर हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा कर रहा है, तो इट्स लोएस्ट टेम्परेचर, इस साइकिल का इट्स लोएस्ट टेम्परेचर शुड बी, ठीक है ना। किसका लोएस्ट टेम्परेचर, साइकिल का। साइकिल्स लोएस्ट टेम्परेचर शुड बी अबव फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों कि अगर हम बोल रहे हैं वाटर हमारा रेफ्रिजरेंट है, तो वाटर रेफ्रिजरेंट है इसका मतलब ये है कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर खुद फ्रीज हो जाएगा, और जब वाटर खुद फ्रीज हो जाएगा तो मूवमेंट कैसे करेगा। तो ऐसे में वाटर को अगर हमारा रेफ्रिजरेंट है तो यहाँ पे साइकिल में हम 0 डिग्री तक तो नहीं पहुंच सकते, तो मतलब साइकिल का सबसे लीस्ट टेम्परेचर सिर्फ कहाँ तक हो सकता है, हमारे वाटर के फ्रीजिंग टेम्परेचर से ऊपर, ठीक है ना, उसके नीचे नहीं या उस तक नहीं। समझ आ रही बात। तो ये चीज याद रखिएगा, इसलिए साइकिल का टेम्परेचर आप बहुत बिलो नहीं जा सकते ना, माइनस में नहीं जा सकते। यहाँ टेम्परेचर आप सिर्फ उतना अचीव कर सकते हो जितने में वाटर जो है वो अपनी कंडीशन में मेंटेन रहे, अपनी लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रहे या वेपर फॉर्म में मेंटेन रहे। समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो ये मेनली हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है बस, ठीक है ना। ड्राई कंप्रेसर कौन सा कंप्रेसर होता है बच्चों, हम क्वेश्चन में भी कई बार ले चुके हैं, जिसमें सुपरजेट स्टीम जाती है कंप्रेशन के लिए, वो हमारा ड्राई कंप्रेशन कहलाता है। जिसमें वेट जाती है वो हमारा वेट कंप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारी मेन बात है बच्चों, यही है इस साइकिल में और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी हल्का सा आइडिया मैं और दे देता हूं कि यहाँ पे जो है वो 2 सिलेंडर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। इस साइकिल में जो है वो 2 चैम्बर होते हैं। तो 2 चैम्बर किस तरह से होते हैं, एक चैम्बर हाफ हाफ पार्टीशन में होते हैं। एक चैम्बर में होता है हमारा दैट इज योर इवेपोरेटर और आपका एब्जॉर्बर, है ना। एक चैम्बर में आपका इवेपोरेटर और एब्जॉर्बर होता है, और एक चैम्बर में आपका जो है वो कंडेंसर और जनरेटर होता है, कंडेंसर और जनरेटर होता है, ठीक है। तो याद रखिए इस तरह से 2 पार्टीशन चैम्बर होते हैं, एक में कंडेंसर और जनरेटर होगा, दूसरे में इवेपोरेटर और एब्जॉर्बर होगा। और यही हमने देखा भी था नॉर्मल साइकिल में भी ऊपर ऊपर क्या होता है, कंडेंसर होता है और जनरेटर होता है आमने सामने, ठीक है ना। और नीचे नीचे क्या होता है, नीचे होता है आपका दैट इज एब्जॉर्बर एंड इवेपोरेटर होता है नीचे नीचे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये दोनों एक साइड होते हैं, इन दोनों के बीच में एक वॉल होती है, वॉल ऑफ सेपरेशन होता है, ठीक है ना, जिसमें वॉल ऑफ सेपरेशन हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है बच्चों कि ये दो इस तरह से चैम्बर में हम लोग यूज करते हैं, तो इन दोनों के प्रेशर लगभग सेम होते हैं। इवेपोरेटर और एब्जॉर्बर जो है वो लगभग सेम प्रेशर पे होता है, तो इसलिए इसको लो प्रेशर चैम्बर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लो प्रेशर चैम्बर, ठीक है। और ये कहलाता है हमारा हाई प्रेशर, ये ऊपर की साइड होगा दैट इज कॉल्ड हाई प्रेशर चैम्बर। तो एक लो प्रेशर चैम्बर, एक हाई प्रेशर चैम्बर, इस तरह से हमारा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें बच्चों ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो बस लिथियम ब्रोमाइड और वाटर जो है वो मिक्सचर होगा, और बाकी यहाँ पे हम कूलिंग कॉइल्स का यूज करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये मेनली चीजें ध्यान रखिए, इससे ज्यादा कुछ आपको जानने की इसमें जरूरत नहीं है। बाकी तो फिर साइकिल है, आप किसी में भी डायग्राम देख सकते हैं कोई भी बुक में, वहां से आप साइकिल को समझ सकते हैं फिर, ठीक है। स्टिल कोई समस्या आएगी तो जरूर बताइएगा, ठीक है। समझ आ गई बात, क्लियर है सबको, वेरी गुड, ठीक है। और बच्चों प्लीज आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, इतने बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, कम से कम 5 to 6,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर हैं एटलीस्ट। तो वो 5 to 6,000 स्टूडेंट्स जो हैं रेगुलर, मतलब इन द सेंस कि वो आगे पीछे कहीं ना कहीं वीडियो को देख लेते हैं, लगभग 5,000, ठीक है। तो 5,000 एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो प्रैक्टिकल वाला हमारा चैनल है, जो आपको इस मेन चैनल के स्टार्टिंग में ही वो लिंक दिख जाएगा बगल में, प्रैक्टिकल मेक इट इजी, तो प्लीज उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। अभी तक जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है,
ठीक है ना। तो आज मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज उस चैनल को भी जाके जिसने नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। हमारे चैनल के बगल में ही उसका नाम लिख रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकली मेक इट इजी, ठीक है। जो चैनल का हमारा मेन पेज है, इसी चैनल का मेन पेज है, उसके बगल में ही उसका नाम है, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकली मेक इट इजी। ये चीजें जरूरी क्यों है देखो, इसके दो कारण हैं। एक तो हमारा एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, इसलिए बोल रहा हूँ, काफी बच्चों ने कर लिया है, 1000 करीब बच्चों ने कर लिया है, लेकिन अभी भी 5-7 हजार बच्चे ऐसे हैं, 3-4 हजार बच्चे जो उसे अभी नहीं करे हैं ज्वाइन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे दो कारण है। देखो, आजकल थोड़ा सा एक सेफ्टी भी रह के चलनी पड़ती है। दूसरा चैनल है, ये दूसरी आईडी से है, उसका फायदा क्या है कि बाई चांस आजकल जैसे माहौल देख रहे हैं हम लोग, कोई कोई मुझे मैसेज भी कर रहा था कि सर आपका चैनल में इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, जैसे आप देखते हो बीच में कोई अजीब अजीब से कमेंट भी रहते हैं चैटिंग में। तो हैकिंग वैकिंग का सिस्टम बहुत चल रहा है ना, काफी इंस्टीट्यूटों के साथ हो चुका है। लेकिन तो मुझे भी मैसेज कल परसों में आए थे कुछ शुभचिंतकों के कि थोड़ा हैकिंग का ध्यान रखना, बचाना, ये वो। तो अब देखो, ज्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते, अगर किसी ने कर ली तो कर ली, क्या करेंगे। तो इसीलिए सिक्योरिटी सिस्टम सब लगे ही रहते हैं। फिर भी जो भी है, अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ कभी होता है, इन केस बता रहा हूँ इन फ्यूचर, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इतना कुछ ज्यादा खोजबीन तो नहीं कर पाऊंगा कि हाँ चैनल को कैसे वापस लाया जाए, क्या लाया जाए। तो इतना मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम सीधा सीधा हम लोग यहाँ जुड़े रहेंगे किसी दूसरे चैनल में भी, तो तुरंत क्लासेस जो है वो रेगुलर यहाँ शुरू हो जाएंगी फिर, ठीक है ना। तो इसके पीछे कारण यही नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ये चैनल है, प्रैक्टिकली भी है, लेकिन एक तरह की सेफ्टी भी है, ठीक है ना। तो ये एक दो चैनल जो है वो इसलिए ही बनाए जाते हैं कि बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि देखो व्यूज सब्सक्राइबर तो बात की बात है ना, मेन है हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, जो हम कंटिन्यूएशन में रखे हुए हैं, ठीक है ना। वो सब चीजें तो कंपनसेट हो जाएंगी बाद में, कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। कोई भी नए चैनल में हम लोग शुरुआत कर सकते हैं कभी भी, लेकिन वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि पता चल जाए सबको, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर कल के दिन पे कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हम तुरंत जो है वो क्लासेस अपने दूसरे चैनल में लेना शुरू करेंगे। तो ऐसे में एक सेफ्टी के तौर पे ये चीज रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सभी लोग जो भी हैं हमारे ग्रुप में, जो भी जहां हैं, ठीक है ना, तो वहां पे इसको तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और कभी ऐसा कुछ न्यूज आता है मेरी तरफ से या ऐसा कुछ होता है, ठीक है, सिर्फ सेफ्टी बता रहा हूँ बच्चों, हमारी सेफ्टी है, हम लोग आराम से पढ़ते तो रहेंगे, करे जिसको जो करना है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इस तरह के फॉरेन साइट्स के कमेंट्स वगैरह ये मेरी उसमें भी रेगुलर आते हैं, मेरे वीडियोस में भी, तो मुझे भी लगता है कि कभी ऐसा कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस यही है कि क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जुड़े रहोगे तो तुरंत एक पोस्ट डालूंगा मैं दूसरे चैनल में भी कि चलिए भाई क्लास यहाँ स्टार्ट है, तो बस अगले दिन यहाँ क्लास स्टार्ट होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा कंप्रेसर यूज होता है बच्चों, दैट इज योर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है ना, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज है, ठीक है। वेब पोर्टल में भी लाइव हम लोग ले सकते हैं बच्चों, लेकिन क्या है, वेब पोर्टल में मैं थोड़ा सा पेड को लाइव इसलिए रखता हूँ क्योंकि वेब पोर्टल में जो है वहाँ लाइव लेने का खर्च जाता है, क्योंकि वहाँ पे बैंडविड्थ यूसेज का चक्कर होता है, तो वहाँ पे वो खर्च जाता है, उसमें कुछ 12 to 20,000 के बीच का अमाउंट देके कुछ आवर्स मिलते हैं, इतने 1000 आवर्स या ऐसे कुछ आवर्स, तो उतने आवर्स तक ही आप क्लास ले सकते हैं, तो उसमें जो भी आवर्स जाएंगे उसका खर्च जाता जाता है। तो इसलिए वहाँ पे वही क्लास लेनी ठीक रहती है जिसमें से चलो इतना वो 12,000 10,000 रुपए जोड़ लो उससे कि भाई इतने से वो लाइव क्लास हो जाएगी, तो फिर वहाँ इसलिए वहाँ नहीं मैं सारी क्लास कराता, नहीं तो वो है अपने पास प्लेटफॉर्म, हम सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड नहीं है। अगर कल के दिन ऐसा कुछ हुआ तो हम सीधा सीधा अपने पोर्टल में भी लाइव ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो प्लेटफॉर्म बहुत है, बट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के प्लेटफॉर्म कम है ना, तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ जुड़े रहे आप सब लोग जिस जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं बच्चों हम आगे रेफ्रिजरेंट की, ठीक है ना, क्योंकि प्रिकॉशंस सारे लेके रखने पड़ते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ हैं क्या हैं, है ना, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सर ये किस रिवर्स साइकिल पे, ये सब हम बात कर चुके हैं बेटा कल, कि रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल हमारी क्या होती है, इन सब पे हम बात कर चुके हैं ना। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों रेफ्रिजरेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब आ जाइए सीधा सीधा रेफ्रिजरेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं हम, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए, अब बाकी सारे कमेंट वमेंट थोड़ी देर के लिए बंद, हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर फोकस करें, ठीक है।
आधे पौने घंटे में हमारा ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। देखिए नाउ, अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे बात थी रेफ्रिजरेंट की, रेफ्रिजरेंट की, ठीक है। रेफ्रिजरेंट हमारे क्या हैं, हम देख रहे हैं हर जगह हम नाम ले रहे हैं कि रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो करना मतलब हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। वो केमिकल सब्सटेंस कर क्या रहा है कि कोई भी हमारा सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है वो साइकिल में सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेट इन अ साइकिल, सर्कुलेट इन अ साइकिल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज करे, जरूरी नहीं है कि हर रेफ्रिजरेंट जो है वो अपना फेज चेंज करे, क्योंकि हम एयर भी तो एक रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं, तो एयर जरूरी नहीं है कि अपना फेज चेंज करे। तो इसलिए ये कंपलसरी नहीं है डेफिनेशन में कि इट चेंजेस इट्स फेज, ठीक है। कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, ठीक है, हम ये बोल के चलेंगे, बट इट सर्कुलेट इन अ साइकिल, वो एक साइकिल में सर्कुलेट होंगे चाहे वो किसी भी फेज में हो। तो याद रखिए तरीका ये है रेफ्रिजरेंट का कि रेफ्रिजरेंट एक साइकिल में फ्लो करते हैं, रेफ्रिजरेंट जो है वो एक साइकिल में फ्लो करते हैं, और उस साइकिल में वो करते क्या है, उस साइकिल में वो एक साइड से चलते हैं और दूसरी साइड पे आते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक साइड से मूव करते हैं दूसरी साइड पे आते हैं। तो दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि इस पूरे सर्कुलेशन के दौरान वो करते क्या है, एक होता है हमारा लो टेम्परेचर रीजन, लो टेम्परेचर रीजन, और एक होता है हमारा हाई टेम्परेचर रीजन। तो रेफ्रिजरेंट का काम सिर्फ इतना है बच्चों कि लो टेम्परेचर वाले रीजन से हीट को एब्जॉर्ब करे, हीट को कैरी करे, लो टेम्परेचर वाले रीजन से हीट को कैरी करे, और हाई टेम्परेचर वाले रीजन पे हीट को रिजेक्ट करे। तो एट सम लो टेम्परेचर लो प्रेशर सिस्टम, at some low temperature low pressure it absorbs heat, and at some high temperature high pressure it rejected heat to the environment. So this is done by refrigeration, refrigerant. तो रेफ्रिजरेंट का काम जो है वो बेसिकली बच्चों यही है। समझ आ गई बात, एक एक लाइन में इस बात को हम समझ सकते हैं आराम से, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ी देर जो है कमेंट नहीं देख रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का, बस इतना देख लूंगा कि आवाज आवाज प्रॉपर जो है वो आ रही हो। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए नाउ अब यहां पे हम बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट हमारी कि रेफ्रिजरेंट कितने टाइप के होते हैं फिर। तो रेफ्रिजरेंट को बेसिकली हमने जो है वो दो टाइप की कैटेगरी में बांटा है। यू ऑल नो दैट दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, and the second category is called secondary refrigerant. The second category is called secondary refrigerant, ठीक है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं बच्चों, जो हमारे, हेलो आवाज नहीं है, आवाज आ तो रही है बेटा, आप शायद स्टार्टिंग से अभी लेक्चर देख ही रहे होंगे। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं हमारे, वो हमारे कौन से होते हैं, तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बच्चों वो होते हैं जो रिएक्शंस में डायरेक्ट पार्ट लेते हैं, मतलब जो हमारे जो भी जिस चीज को भी हम ठंडा कर रहे हैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हमारे क्या होंगे, वी डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है ना, विच डायरेक्टली टेक पार्ट इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डायरेक्टली पार्ट लेंगे बच्चों वो हमारे कहलाते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। समझ आ रही है बात, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो ऐसे हमारे सीधे जो भी रेफ्रिजरेंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेंट जो सीधा जा रहा है ठंडा कर रहा है और आगे चलता जा रहा है वो प्राइमरी है, वो प्राइमरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस है तो जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक वगैरह होते हैं कई बार। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि टॉक्सिक होते हैं तो कभी डर रहता है कि कोई लीकेज है या कुछ है, जैसे हमने एयरप्लेन के एग्जांपल में बोला था कि भैया एयर क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा केमिकल जो है वो लीक वगैरह हो जाए, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में जब हमें ये खतरा रहता है कि हम किसी हाई डेंजरस केमिकल सब्सटेंस को
हम किसी ऐसी चीज के कांटेक्ट में नहीं लाना चाहते जो आइटम हमारे लिए हमारे ड्रिंकेबल है, ईटेबल आइटम्स है, मतलब हमारे कोई फूड आइटम्स है उसमें, या फिर कोई ऐसा है जो सेंसिटिव है केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, इस हाईली केमिकल सब्सटेंस का डायरेक्ट कांटेक्ट उस बॉडी से नहीं करते हैं, हम बीच में कोई मीडिएटर यूज कर लेते हैं। तो याद रखिए, तो ऐसे में जब हम कोई मीडिएटर यूज कर लेते हैं तो तब हम उसे कहते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। उस मीडिएटर को हम बोलेंगे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। जैसे कि एग्जांपल मैं ये बोलूं कि मान लीजिए हमें कोई फूड आइटम जो है वो ठंडा करना है, तो हमने फूड आइटम को ठंडा करने के लिए कोई केमिकल सर्कुलेट नहीं करवाया इसमें, ठीक है ना। हमने क्या किया, वाटर को सर्कुलेट कराया, पर वाटर तो और ज्यादा ठंडा नहीं कर सकता, तो पहले वाटर को हमने किसी दूसरे रेफ्रिजरेंट से ठंडा किया। तो मतलब वाटर पहले ठंडा होकर खुद आएगा किसी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से जो हाईली केमिकली एक्टिव हो सकता है, फिर उसके बाद वो वाटर ठंडा होने के बाद हमारे सिस्टम को ठंडा करेगा। तो फिर वाटर एक तरह का सेकेंडरी हो गया ना, क्योंकि वो खुद प्राइमरी वाले से ठंडा होके आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एयर हम यूज कर रहे हैं, तो एयर पहले किसी और केमिकल सब्सटेंस से ठंडी होके आ रही हो और उसके बाद जो है वो हमारे किसी सिस्टम को ठंडा कर रही हो, तो फिर एयर क्या हो गए, एयर हो गए हमारी सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो ऐसा वाटर हो गया, हमारा ब्राइन सोल्यूशन हो गया, इस तरह के हम डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन से हैं, विच डू नॉट कम नॉट इन डायरेक्टली या ये बोल दें सीधा सीधा, डू नॉट टेक पार्ट इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं लेंगे। इट देयर इज अ मीडिएटर कॉल्ड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। इट इज डन बाय यूजिंग सम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, समझ गए ना। तो ये चीज बस समझिएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, हम यहाँ पे कोई भी ऐसा सोल्यूशन, कोई भी ऐसा लिक्विड ले रहे हैं जो हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से ठंडा होके आ रहा है और उसके बाद हमारे आइटम को जो है, हमारे सिस्टम को जो है वो ठंडा कर रहा है। तो फिर वो आइटम जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहलाएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ऑलवेज यूजेज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट टू लोएस्ट टेम्परेचर, टू लोएस्ट इज टेम्परेचर, टू लोअर इज टेम्परेचर। तो याद रखिए, सेकेंडरी हमेशा प्राइमरी का यूज करके ही चलते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब वही वाली बात है कि हम किसी सिस्टम को ठंडा करने के लिए अगर आइस का यूज कर रहे हैं, लेकिन आइस किसने बनाई, आइस किसी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ने बनाई होगी, तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ने आइस बना के दी, फिर उस आइस को हम एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट किसी और सिस्टम को ठंडा करने के लिए यूज कर रहे हैं। दैट सिंपल। क्लियर है। तो ये हमारा बेसिकली बच्चों टाइप होता है कि हमारा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के पीछे कि हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, समझ गए ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन आप समझ गए हैं। नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स के ऊपर। तो ये तो हमने एक कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी बांट दी। अब इसके बाद जो आती है वो एक छोटी कैटेगरी आती है कि अब इसमें भी जो केमिकल सब्सटेंस है वो किस किस तरह के होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भी हमारे जो केमिकल सब्सटेंस है रेफ्रिजरेंट्स के, वो किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम केमिकल सब्सटेंस रेफ्रिजरेंट्स की बात करें तो याद रखिए बच्चों, रेफ्रिजरेंट्स हमारे किस किस तरह के होते हैं। तो हमारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जैसे कि, तो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस है लाइक हेलो कार्बन कंपाउंड्स, हेलो कार्बन कंपाउंड्स, हेलो कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना। समझ आ रही बात। एग्जाम्पल्स बच्चों मैंने बताया आपको, है ना, वाटर, ब्राइन सोल्यूशन, एयर, ये सब एग्जाम्पल बताए मैंने आपको। और बाकी प्राइमरी के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो अभी हम सारे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जो है मैं दोनों के ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं, हेलो कार्बन कंपाउंड्स। याद रखिए ये भी ऑप्शन में पेपर में आए हुए हैं कि इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेंट्स हम यूज करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स,
तो हेलोकार्बन कंपाउंड्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, अभी एग्जांपल भी लेंगे इनके। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक एक एग्जांपल के साथ मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद फिफ्थ हमारा दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। द फिफ्थ वन इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। तो ये हैं बच्चों हमारे डिफरेंट एग्जांपल। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा पेपर में बहुत बार, ये बहुत बार तो नहीं पर एक दो बार मैंने क्वेश्चन देखा है पेपर में, जिसमें क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी रेफ्रिजरेंट की है, तो ऑल ऑफ दी अबव के साथ ऑप्शन आ जाता है, कभी कभी एक अलग आ जाएगा कुछ कंपाउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये बताना है, ठीक है, नेमिंग भी बताना सर, नेमिंग भी बताएंगे, ठीक है। हेलो कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आपके एजियोट्रॉप्स, ठीक है। अभी लेटेस्ट 2019 वाले पेपर में एजियोट्रॉप्स पूछा गया था कि एजियोट्रॉप्स क्या है, ठीक है। तो अभी एक एक करके सबके बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारा वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ हेलो कार्बन कंपाउंड्स, जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो याद रखिए हेलो कार्बन कंपाउंड्स में आ जाते हैं हमारे क्लोरोफ्लोरो टाइप, ठीक है, हेलो कार्बन कंपाउंड्स। तो मेरे साथ साथ देखते चलेंगे आप लोग। तो देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो बनता है उनके डेजिग्नेशन, उनके नाम, उनके सिंबल को लेके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं हेलो कार्बन कंपाउंड्स की, तो याद रखिएगा जितने भी क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स होंगे, क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स होंगे, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स होंगे हमारे, वो सब हमारे आ जाते हैं इस कैटेगरी में। या फिर हम फ्रियॉन वाले जो बोलेंगे, फ्रियॉन 11, फ्रियॉन 13, ठीक है ना, तो फ्रियॉन ग्रुप वाला जो होगा वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है ना। तो यहां पे याद रखिए इसका डेजिग्नेशन कैसे शो करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखिए इस पे क्वेश्चन जो है वो जिस टाइप के मैं बताऊंगा बस उसी टाइप की चीजें पूछी जाती हैं, तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कोई करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचे कि मैं हर तरह का क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेसिक सा मेथड समझ लीजिए कैसे कैसे होता है, बस वैसे ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डेजिग्नेशन हम लोग कैसे शो करते हैं बच्चों, कार्बन का आइटम होता है, हाइड्रोजन का आइटम होता है, क्लोरीन का, फ्लोरीन का और क्लोरीन का आइटम होता है, कुछ इस तरह से, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना। और इनके कितने कितने कंपाउंड रहते हैं उसके हिसाब से इसमें सफिक्स आ जाते हैं ए बी सी डी, कुछ इस तरह से कितने कितने कंपाउंड रहते हैं वो सफिक्स आते हैं। तो ए क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, बी क्या बताएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, सी क्या बताएगा, नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम्स और डी क्या बताएगा, नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम्स, ठीक है ना। तो ए बी सी डी जो है हमें वो यही शो करता है कि नंबर ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन आइटम हमारे कितने कितने हैं। समझ आ गई बात, ठीक है ना। अब आती है बात कि इसका सिंबल कैसे शो करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे तो कोई भी फॉर्मूला लिखा हो सकता है, CHF2Cl2, है ना, कुछ इस तरह का लिखा होगा, C2H5, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे लिखी होंगी, अभी एग्जांपल देखेंगे। तो याद रखिए जो भी इस तरह के सिंबल्स होंगे उनके कितने कितने एटम्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसके डेजिग्नेशन, उसके सिंबल को कैसे शो करते हैं। तो नेम याद रखिए, नेम इस रेफ्रिजरेंट का कैसे बताया जाता है, वो बताया जाता है आर लिखोगे आप रेफ्रिजरेंट के लिए, उसके बाद जो भी यहाँ ए की वैल्यू होगी वो A-1 करके नंबर यहाँ लिखोगे, उसके बाद जो भी वैल्यू होगी बी की वो B+1 करके यहाँ लिखोगे, उसके बाद जो भी वैल्यू होगी सी की वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। बात रही डी की वैल्यू की, तो डी की वैल्यू सिंबल में दिखाने की जरूरत नहीं है, डी की वैल्यू से हमारी ABCD में, अगर ABC में अगर कोई वैल्यू ना दी हो तब डी की वैल्यू की जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है ना। तो समझ आई बात इस तरह से। तो अब इसके कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, तो एग्जाम्पल लोगो हटा देते हैं, ओके ओके, हेटेड लोगो, हेटेड, हेटेड क्यों लिख रहे हो, हटा दे लिख रहे हो, हटा देते हैं, कोई बात नहीं, लोगों का काम खत्म हो गया, हो गई ब्रांडिंग। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने, दैट इज कॉल्ड CHCl2F, ठीक है।
मान लीजिए ये एग्जांपल में देता हूं, अब इसको क्या बोलेंगे, हम पढ़ना भी आसान है बच्चों। डाइक्लोरो, फ्लोरो कितने हैं, फ्लोरीन है एक, तो क्लोरीन है दो, तो क्या बोलेंगे हम इसे, डाई क्लोरो मोनोफ्लोरो, है ना, डाइक्लोरो मोनोफ्लोरो, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, और ये है क्या, देखो हाइड्रोजन यहां कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं, तो जितने एटम अटैच है उसका नाम आ जाता है। जैसे कि हम बोले एक फ्लोरीन अटैच है, दो क्लोरीन तीन, और एक हाइड्रोजन चार, तो सी और साथ में चार, चार कितने हुए, H4 हुआ ना। तो अगर क्लोरीन फ्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन होते तो इसको CH4 लिखते, तो दैट इज कॉल्ड मीथेन। तो सिंपल यहां पे लिख देंगे मीथेन। तो पूरा नाम क्या हो जाता है, डाइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। समझ आ गई बात, डाइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, बस। नाउ अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करिए और ABCD की वैल्यू बता दीजिए। अब यहाँ पे कार्बन के एटम कितने, एक, हाइड्रोजन के कितने हैं, एक, क्लोरीन के कितने, दो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A की वैल्यू हो जाती है 1, B की वैल्यू हो जाती है कितनी हमारी, दैट इज 1, और D की वैल्यू की जरूरत नहीं है, D की वैल्यू हमारी 2 है, और यहाँ पे CaCl2F फ्लोरीन की वैल्यू क्या है 1, तो मतलब C की वैल्यू भी क्या है 1, तो C की वैल्यू भी 1 है। तो बस अब यहाँ पे हम R का फॉर्मूला लगाएं तो क्या बन जाएगा, R A माइनस वन, A माइनस वन मतलब 1 माइनस वन, B प्लस वन मतलब 1 प्लस वन, और C मतलब 1, ठीक है, C मतलब 1। तो कितना हो गया ये, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया R, अब 1 माइनस वन दैट इज 0, 1 प्लस वन दैट इज 2, और दैट इज 1। समझ आ रही बात, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया बच्चों, दैट इज कॉल्ड R21। ठीक है, जीरो पीछे होगा तो लिखना बहुत जरूरी होता है, स्टार्टिंग में अगर जीरो है शुरुआत में ही तो फिर जरूरी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड R21। तो ये रेफरेंट हमारा क्या हो गया, डाइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन जो है वो R21 नाम से कहलाता है, जिसको हम फ्रियॉन 21 भी बोलते हैं। फ्रियॉन 21, मैंने बोला ना फ्रियॉन ग्रुप इसी में आएगा, तो जिसको हम फ्रियॉन 21 भी बोलते हैं। समझ आ गई बच्चों बात, क्लियर है। क्लियर है, समझ आ गया सबको। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। चलो एक और एग्जांपल लें यहाँ पे, चलो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, आप सॉल्व करिए। तो मैं आपको बोलता हूँ ट्राइक्लोरो, तो जरूरी नहीं हर बार फॉर्मूला लिख के दूंगा, मैं ऐसा भी लिख के दे सकता हूँ, ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। चलिए आप करिए, बताइए, क्योंकि एक भी अगर आप कर लेते हैं समझो आपको आ गया, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, जल्दी बताइए। चलिए बच्चों, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, जल्दी बताइए प्लीज, फटाफट फॉर्मूला नेम बताइए क्या होगा, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। 20 सेकंड देता हूं। प्रॉपर्टीज अभी बताते हैं विपिन साहब, थोड़ा वेट तो करिए। फ्रियॉन 11 ज्यादा यूज होता है, अभी सब उसकी बात भी करेंगे, अभी इस लेक्चर पूरा होने दो भाई। बिल्कुल, आया नहीं किसी का जवाब अभी तक, अभी कैलकुलेशन ही कर रहे हो, आया ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। CHCl3F ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, CHCl3F कैसे हो सकता है, अगर मीथेन बोल रहा हूं, मीथेन बोल रहा हूं तो मतलब कार्बन के साथ जो है वो सिर्फ 4 ही एटम लग सकते हैं ना, तो अगर कोई क्लोरीन फ्लोरीन आएगा तो उतने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, ये भी तो समझो आप। अगर इसमें भाई कार्बन के साथ जो है वो 4 ही लग सकते हैं, तो अगर 4 हैं ऐसे, तो अगर 4 में से कहीं पर भी मैं क्लोरीन लाऊंगा, किसी क्लोरीन को लाऊंगा तो फिर हाइड्रोजन कम होंगे ना। मान लीजिए मैंने एक क्लोरीन, जैसे वहां थे, वहां आपके कितने थे, 2 क्लोरीन थे, तो 2 क्लोरीन हटे तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे, और एक फ्लोरीन भी आया तो एक हाइड्रोजन और हटेगा, तो साफ है CHCl2F, ऐसा था फॉर्मूला, CHFCl2। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे देखो, यहां पे मीथेन जो है, मीथेन के साथ 4 आइटम होने चाहिए, तो 4 कौन से हैं, अब 3 तो क्लोरो है और एक फ्लोरो है, तो ये तो यहीं 4 खत्म हो गए, यहीं 4 खत्म हो गए, तो मतलब सारे हाइड्रोजन हट गए, ठीक है ना, सारे हाइड्रोजन हट गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि दैट इज
Cl3F या CFCl3, समझ गए ना। इसका मतलब साफ क्या हो गया, दैट इज C ट्राइक्लोरो, दैट इज F, दैट इज Cl3, ये हुआ इसका मतलब, समझ रहे ना बात। तो फिर यहाँ पे जो है CCl3F2 क्यों लिख रहे हो भाई, मोनोफ्लोरो है। तुम लोग 5 आइटम क्यों जोड़ दे रहे हो इसके, ये चीज समझो यार, ये तो बहुत छोटी सी गलतियां हैं, अगर ये ऐसी होंगी तो दिक्कत होगी। ये बहुत छोटी सी बात समझो बच्चों कि कार्बन है उसके साथ 4 ही हाइड्रोजन होते हैं, मीथेन अगर बोल रहा है यहाँ पे, तो मीथेन में 4 ही होते हैं, तो 4 में से हो तो गए 3 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन, तो चारों हाइड्रोजन हट गए ना। अगर इसमें से एक भी कम होता, तो वहां पे आइटम आ जाता, ठीक है ना, एक भी कम होता तो वहां पे आइटम आ जाता। समझ आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 1 4 ऑटोमेटिकली हो गए, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अब मैं इसे कंपेयर करता हूं CHFCl CHFCl से, तो अब आप देख सकते हैं CHFCl से अगर मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आता है, दैट इज ABCD, ठीक है। समझ आ रही बात, इसको ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे CCl3F भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बस याद रखो कि क्लोरीन हमारा D पॉइंट है, ये कंपेयर करना याद रखो बस। तो यहाँ पे हम देखो A का वैल्यू है 1, ठीक है, B का 0 है, B है नहीं, हाइड्रोजन के कोई आइटम है नहीं, ठीक है। क्लोरीन के हमारे कितने हैं, D का वैल्यू है हमारा दैट इज 3, उसकी जरूरत नहीं है अभी, और C का वैल्यू है 1। तो बस अब यहाँ पे शुरू हो जाओ, RA-1 B+1 C। तो R व्हाट इज A-1, A कितना है 1, तो दैट इज 1 - 1, B+1 दैट इज 0+1, और C कितना है 1। तो यहाँ पे साफ हो गया बच्चों, R011 मतलब R11, याद रखिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट, दैट इज कॉल्ड फ्रीऑन 11। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कल के दिन हो सकता है आपको डायरेक्ट ये बोल दे कि फ्रीऑन 11 जो है, R11 जो है, उसका फॉर्मूला बताइए, उसका मेन जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान भी रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके कौन कौन से हैं। तो याद रखिए CCl3F, CCl3F ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीऑन 11। क्लियर है, समझ आ गई बात, समझ आ गई ये बात सबके, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीज ध्यान रखनी है बच्चों। अब मैं एक लास्ट और पूछ रहा हूं आपसे इस कैटेगरी में, ठीक है, इस कैटेगरी में एक और पूछ रहा हूं आपसे, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, जल्दी बता दो अब फटाफट, अब लेर मत करना, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बताओ। ठीक है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, अब देखो कितने हो गए, 2 क्लोरो 2 फ्लोरो, तो मतलब अभी भी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, 4 पूरे हो गए, बताओ फटाफट जल्दी क्विकली, जल्दी मुझे रेफ्रिजरेंट का नाम बताइए। रिवर्स पूछेगा तो कोई समस्या थोड़ी ना है, रिवर्स में उल्टा चलना है। रिवर्स पूछेगा तो उल्टा चलना है, बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड फ्रीऑन 12, है ना। कितना आ रहा है डाइक्लोरो, दैट इज CCl2F2, है ना, CCl2F2। तो अब यहां पे भी आप देख सकते हो CHFCl से कंपेयर अगर हम करते हो ABCD, तो आपको साफ पता है बच्चों, A की वैल्यू 1 है ना, B की वैल्यू 0 है अगेन, और C की वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं लिखूं RA-1 B+1 C, तो दैट इज R1 - 1 0, B+1 कितना हो गया, दैट इज 0+1, ठीक है ना, 1 - 1 0, 0+1 1, और C है हमारा 2, तो R12 दैट इज कॉल्ड फ्रीऑन 12, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीऑन 12। समझ गए। अब आपको उल्टा पूछ ले तो, अब उल्टा पूछ ले तो क्या करना है, तो उसके लिए हमारे डी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है ना। जो डी हम कह रहे हैं कि डी क्यों लिख रहे हैं, उसकी जरूरत इसीलिए पड़ती है कि उल्टा पूछ ले तो क्या होगा। अब मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूं उल्टे का, इसी में से कोई ले लेते हैं, जैसे हमने बोला था R11,
ठीक है, इससे जो पहला एग्जांपल मैंने लिया था, मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं R11, ये हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो R11 मतलब हमारा क्या है, R011 था, ठीक है। अब R011 को मैं इस फॉर्मूले से लिखूं, A-1 B+1 C, ठीक है। कंपेयर करिए, कंपेयर करिए यहां पे, ठीक है, कंपेयर करिए, दैट इज ए की वैल्यू क्या होगी, A-1 की वैल्यू क्या है, 0। भाई इससे इसको कंपेयर करिए, ठीक है, दैट इज A-1 0, तो A की वैल्यू क्या आ गई 1, B+1 इज इक्वल्स टू 1, तो B की वैल्यू क्या आ गई 0। समझ आ रही बात, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 1। देखो A B C की वैल्यू आ गई, लेकिन फॉर्मूले में तो D भी है, D भी पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चों इक्वेशन क्या होती है, उसके लिए हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं कुछ ये वाली। अब उसके लिए आपको याद रखनी है इक्वेशंस क्या यूज करेंगे। तो याद रखिए, अगर ऐसा कुछ पूछता है तो इक्वेशन इज B+C+D इज इक्वल टू 2A+2। ये आपको याद रखना है, B+C+D इज इक्वल टू 2A+2। तो अब देखो B की वैल्यू यहां रखो 0, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू आपको निकालनी है, इज इक्वल टू 2, A की वैल्यू 1+2। तो देखो 1+D इज इक्वल टू 2, 2+2 4, तो D इज इक्वल टू अपने आप क्या आ गया 3, ठीक है, D इज इक्वल टू आ गया 3। तो अब यहां पे आप देखें, ठीक है, D 3 है, 3 2A+2 2 3, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है बात। ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन क्या पूछ रहे हो ये, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम लोग बोले R11 के लिए हम लोग बोले, तो मैं बोलूंगा CHClF, ठीक है ना, CABCND, ये मैं बोलूं। तो बस सबकी वैल्यू रख दो, ABCD आपने निकाल दी, A की वैल्यू 1, H की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू 1 निकाली, B की वैल्यू 0, F की वैल्यू कितनी निकाली आपने, C की वैल्यू कितनी है 1, और Cl की वैल्यू कितनी है 3। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बच्चों, दैट इज CFCl3 या C, ठीक है ना, CFCl3। यही हमने भी थोड़ी देर पहले बोला था, दैट इज ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो, अच्छा वही लिख रहे थे आप, बिल्कुल सही, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। समझ गए ना उल्टा कैसे करना है। तो उल्टे के लिए बच्चों बस ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, उल्टे के लिए आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अगर पूछे गए हैं कोई पेपर में तो यही वाले हैं, तो ये मेनली आप ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर हो गया सबको, समझ हो गए। बालू जी प्लेलिस्ट चेक करिए, थ्योरी ऑफ मशीन कंप्लीट हो चुका है। अब बीच में कोई कमेंट ना करते सर क्लच प्लेट करा दो। हाँ बिल्कुल एक ही बात है, समझ गए। तो ये बेसिकली बच्चों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, बस इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब दोनों टाइप से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलें आगे नाउ, अब आ जाते हैं बच्चों, ये तो बात करी हमने हेलोकार्बन्स की, अब बात करता हूं मैं हाइड्रोकार्बन्स की। अब हाइड्रोकार्बन्स डायरेक्ट कौन से होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी पेपर में जो है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है, समझ गए ना। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो भी डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स याद रखिएगा, पेपर में जब भी पूछे जाएं उसमें आ जाते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, आप लोगों ने पढ़े होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, मीथेन, इथेन, ठीक है, ये बेसिक मीथेन इथेन होंगे, इसमें कोई क्लोरोफ्लोरो नहीं होंगे, ये बेसिक मीथेन इथेन वाले ये सब हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई बात, मीथेन इथेन, ये इक्वेशंस कहां से आते हैं बच्चों, दिस इज प्योर मैथमेटिक्स, उसमें कोई बहुत बड़ी साइंस वैसी नहीं लग रही है, साइंस के लॉजिक नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है वो। बैलेंस करिए इक्वेशन, कोफिशिएंट्स बैलेंस करें बस, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह के ये हमारे एग्जाम्पल सब आ जाते हैं हमारे किसमें, हाइड्रोकार्बन्स में। तो अब ये साफ है, CH4 आपको पूछे तो CH4 कैसे, तो वैसे ही करना है बच्चों जैसे वहां करते थे हम लोग, वैसे ही करना है आपको जैसे वहां करते थे, ठीक है ना। तो डेजिग्नेशन करने का तरीका इसका कोई अलग नहीं है, ठीक है। CH4 मतलब क्या, CH4 अगर हम बोल रहा हूं तो दैट इज CH, अब इस किसी से कंपेयर मत करिए क्योंकि यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। तो आप सिंपल कार्बन देखिए 1 और ये देखिए A और ये देखिए B, C D से कोई मतलब नहीं है। तो A हमारा 1 है, B हमारा 4 है, तो यू जस्ट हैव टू राइट लाइक दिस, R A-1 B
+1 एंड C, ठीक है ना। तो जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R A-1 दैट इज 1 - 1 0, B+1 4+1 5 और C कुछ नहीं है ना, C कितना है 0 ही तो है भाई, कोई फ्लोरीन आइटम नहीं है 0, तो इट विल बिकम R50, इट विल बिकम R50 जस्ट। तो याद रखिए मीथेन होता है हमारा R50, तो मैं डायरेक्ट भी बता देता हूँ यहाँ पे मीथेन होता है R50। समझ आ गई बात। चलो एक और आप ट्राई करो, इथेन बताओ, बताओ इथेन क्या होगा, इथेन का फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी। मीथेन मैंने बता दिया, आप इथेन बताओ जल्दी, इथेन बता दो फिर आगे चलते हैं, बताइए जल्दी जल्दी। इथेन बताओ बच्चों, इथेन कितना होगा। R170, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गणेश और सत्यम, वेरी गुड, ठीक है ना, दैट इज R170। तो बस यहाँ क्या समस्या है, तो अगर इथेन पूछता है तो यू ऑल नो दैट दैट इज C2H6, C2H6। तो A-1 2-1 1, देखो ऐसे भी कर सकते हो ओरली, A-1 2-1 1, ठीक है, B+1 6+1 7, ठीक है। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव करोगे डायरेक्ट 6+1 7 और C का वैल्यू कुछ है नहीं तो 0, R170। समझ आ रही बात, दैट्स इजी, क्लियर है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नाउ अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रोपेन, तो प्रोपेन क्या होता है बच्चों, प्रोपेन होता है, बस ये है कि पहले ये भी आपको क्लियर हो ना, क्योंकि कई बार आपको सिर्फ नाम आ जाता है मिथेन, तो पता तो हो पहले मिथेन क्या हुआ क्या, ठीक है ना। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूं, मिथेन इथेन प्रोपेन पूछता है तो दैट इज C3H8, C3H8। तो बस ये समझ लीजिए C3H8, समझ गए ना, सिंपल। तो C3H8 हो गया, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा देखो R, तो 3 हमारे कार्बन है, 3-1 2, 8 B+1 8+1 9 और C 0 है तो R290, सिंपल। समझ आ गई बात, ठीक है। आपसे कल के दिन ब्यूटेन पूछता है, व्हाट इज ब्यूटेन, तो ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन इज C3H8, एक बढ़ा दो C4H10, C4H10, ठीक है। अब देखो सब एक से ज्यादा, एक कार्बन एटम बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ रहे हैं, एक कार्बन एटम बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ रहे हैं, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो R क्या हो जाएगा, अब C 4+1 4-1 4-1 इज आपका सॉरी 4 आपका ये हो जाएगा C4H10 ना, A-1 दैट इज 3 और 10+, हाँ ये एक्सेप्शन याद रखिए बच्चों, इसके कुछ ब्यूटेन के जो हैं वो एक अलग सीरीज होती है हमारी, क्योंकि ब्यूटेन जो है वो अलग कैटेगरी में आ जाता है, ब्यूटेन इसमें नहीं आएगा। तो ब्यूटेन का मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसकी सीरीज जो होती है वो 600 वाली सीरीज होती है, 600 वाली, ठीक है ना। तो याद रखिए, इसको अलग से ध्यान रख लेगा, इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे इसे। ब्यूटेन अगर आपसे पूछता है C4H10 तो इसकी सीरीज अलग होती है, दैट इज कॉल्ड 600 वाली सीरीज, दैट इज कॉल्ड 600 वाली सीरीज होती है इसकी, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्मूले से नहीं निकालना है आपको, इसकी 600 वाली सीरीज है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। ब्यूटेन हो गया, आइसो ब्यूटेन हो गया, इसके फिर 600 601 ऐसे कई सारे आगे निकलते रहते हैं, लेकिन जो मीथेन इथेन प्रोपेन ये है, ये हमारे जब भी पूछे जाएंगे ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। बाकी फिर आगे तो बहुत कुछ है, मतलब फिर आगे रूल्स जो हैं सबके एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ खत्म कभी नहीं हो सकते, आप सारे केमिकल तो पढ़ नहीं सकते, तो बेसिक बेसिक रूल्स ध्यान रखिए जो आपसे पूछे जाते हैं, क्लियर है ना। ठीक है, R3110 नहीं होगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड 600, ये 600 वाली सीरीज होती है, इसको ऐसे ही ध्यान रखें, ठीक है। आइसो ब्यूटेन भी बताया हूँ मैं आपको, इसमें भी एक और है आइसो ब्यूटेन, ये भी मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आइसो ब्यूटेन अगर पूछता है दैट इज R601 हो जाता है, 601, ठीक है। लास्ट में कोई ए लिखा होता है बच्चों, वो उसी की एक फॉर्म होती है, ए कोई फॉर्मूले से नहीं आता है, ए जो है वो उसी का एक एलिमेंट होता है, जैसे आइसोटोप्स वगैरह देखते हो ना आप, तो उसी का डिफरेंट मास के हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो उसमें कुछ ए लगा के होते हैं, कुछ सिंपली होते हैं, तो ये रेफ्रिजरेंट के बस खुद को पहचानने के लिए, रेफ्रिजरेंट को पहचानने के लिए डेजिग्नेशंस हैं, ठीक है ना। तो जैसे हाँ, जैसे R211A हो गया, R12143A हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, तो वो ए लगाने वाला मतलब यही है कि इससे एक दूसरा फॉर्म जो है उसका वो ये वाला है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात। तो यहाँ पे बच्चों ये दो कैटेगरी याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दी, दैट इज कॉल्ड हेलोकार्बन्स एंड
हाइड्रोकार्बन। तो ये बेसिकली दो कैटेगरी आप याद रखिए। अब इसके अलावा जो पूछे जाते हैं आपको सबसे ज्यादा बच्चों, वो है आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पेपर में आए हैं वो है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खास बात ये होती है कि इसमें कोई फॉर्मूला कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से आ जाते हैं, जैसे अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, आपका वाटर, वाटर, एयर, ठीक है, एमोनिया, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से ये आ जाते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पूछता है तो इसका मतलब ये है NH3, इसका मतलब ये है H2O, इसका मतलब ये है हमारा एयर, एयर तो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो मेन मेन मैंने यहां पे लिख दिए कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नाउ अब आपसे पूछता है, हाँ हाँ इको फ्रेंडली एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये है कि उसकी मैंने बोला ना इम्प्रूव्ड फॉर्म है वो, उसकी मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड फॉर्म है। तो ऑब्वियसली बात है इंप्रूवमेंट किस चीज के लिए करेंगे हम, कुछ बेटर के लिए ही करेंगे, ठीक है ना, इसीलिए वहां पे ए लगाते हैं। अब एग्जांपल दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अमोनिया, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी पहचान क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा R700 की सीरीज में होंगे। तो जो R700 की सीरीज में दिखाई दे तो समझ लीजिएगा दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं तो R700 की सीरीज को कैसे लिखेंगे, तो याद रखिए R700 की सीरीज को लिखा जाता है R700 प्लस उसका मास नंबर, उसका एटॉमिक वेट। तो R700 प्लस उसका मास नंबर अगर हम जोड़ दें उस कंपाउंड का, तो वो बन जाता है हमारा R7 की इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम, ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो नाउ अब देखो R700 में कितना ऐड करूं मैं, नाइट्रोजन कितना हुआ हमारा, समझ रहे ना, इस बेसिक सी बात को समझिए बच्चों। यहां पे हमारा क्या है, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन हमारा कितना है 14, नाइट्रोजन के एटम कितने, मास कितना था 14, प्लस हाइड्रोजन होता है हमारा 3, तो 14 प्लस 3 17, तो दैट इज R717, समझ गए, सिंपल, ठीक है ना। R717 बहुत बार पूछा गया है बच्चों, क्योंकि अमोनिया हमने देखा है कि हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट यूज होता है, तो अमोनिया के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो दैट इज R717। वाटर पे आ जाओ, वाटर कितना, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन कितना 16, तो 2 प्लस 16 दैट इज 18, तो R700 प्लस 18 दैट विल बिकम R718, समझ आई बात। नाउ एयर, एयर भी काफी पूछा था, एयर का हमें पता है मिक्सचर ऑफ गैसेस हम कितना लेते हैं, लगभग 29 लेते हैं इसका मास नंबर मिक्सचर ऑफ गैसेस का, तो दैट विल बिकम R700 प्लस 29 इट विल बिकम R729। तो एयर का हमारा जो नेम है वो क्या है, R729, समझ आई बात। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, दैट इज 12 प्लस ऑक्सीजन कितना 32, भाई 16 इंटू 2, 2 एटम है, तो दैट इज 32, दैट विल बिकम 64, तो R700 प्लस 64 इट विल बिकम R764, ठीक है ना। तो ये याद रखिए इन सब का। तो मेनली यही है जो आपसे पूछे गए हैं पेपर में, अमोनिया और एयर सबसे ज्यादा पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पूछा गया है पेपर में, ठीक है ना। तो बस ये मास नंबर ऐड करोगे बच्चों 700 की सीरीज को आप इस तरह आराम से जो है वो लिख सकते हो हर एक के लिए, समझ आ गई बात। तो बस 717, तो इसको डायरेक्टली याद रखेगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर मास तो याद रहेगा ही आपको, कोई समस्या नहीं आएगी। सॉरी ये कितना, सॉरी ठीक है 44 हो रहा है ना, ये तो 12 प्लस 32 60 44, तो R744। चलो जब मैंने 764 भी लिख लिया तो लगे हाथ वो भी लिख लो। 764 किसका हो जाता है, R700 प्लस 64, 64 किसका हो जाता है, SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। तो SO2 का भी लिख लो, जब लिख ही दिया यहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड सल्फर का होता है 32 प्लस 16 का 32, तो दैट इज 64, दैट इज 64,
ठीक है ना, तो ये R764 भी लिख लो, दैट इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, दैट इज 744, इसको कर लेना करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 744 है, ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर है, ठीक है जी। तो ये प्रॉपरली याद रख लें बच्चों, काफी बार पेपर में आए हैं चलते फिरते, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्लियर है। तो बस 717, 718, 729, 744, 764, ठीक है, चलें आगे। नाउ अब इसके बाद बारी आती है बच्चों अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, इसके बाद बारी आती है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्लियर है, चलो समझ गए सब लोग ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी तक जो सबसे ज्यादा कोई रेफरेंट पूछे गए हैं तो वो यही है, क्योंकि वो क्लोरोफ्लोरो ये बहुत कम अब पूछे जाते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो यही है कि अमोनिया का रेफरेंट नंबर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, एयर का क्या है। तो अगर भूल भी गए आप तो सिर्फ इतना तो याद रखोगे कि 700 प्लस मास नंबर करना है, तो फिर अपने आप याद रहेगा, क्लियर है। नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग दैट इज अवर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। अब देखिए अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब इसमें कौन से आते हैं, इसलिए बच्चों मैंने आपको प्रॉपर कैटेगरी वाइज बताया है। तो अब वही मैंने कहा, अब इसमें ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप अपना टाइम बर्बाद करें और सोचें कि चलो मैं कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करता हूं। कल के दिन कोई क्वेश्चन से मिलेगा तो उसको नोट कर लेना बस कि ये कैसे हुआ है, बाकी कुछ अलग ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे 10 क्वेश्चन करें, 20 क्वेश्चन करें, जितना गहराई में जाओगे इसमें उतना आपको डिफिकल्ट लगता रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना गहराई में जाओगे उतना एक्सेप्शन वाले केसेस भी आएंगे कि भैया इस वाले को तो इस सीरीज में डालते, उस वाले को इस सीरीज में, फिर क्या लेके निकलोगे, फिर ये लेके निकलोगे कि सर मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा इसमें समझ में, ये लेके, तो उस लेवल पे जाना ही नहीं है चीजों को लेके, ठीक है ना। यहाँ से बहुत अच्छे से समझ के बस ऐसे चलो आगे, हर चीज को इंपॉर्टेंस उतनी देनी है जितनी उसकी जरूरत है, क्लियर है, समझ आ गई बात। नहीं तो पूरी इंजीनियरिंग में हमारा कोई ऐसा टॉपिक, कभी भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम बोले कि बस यही तक समझ सकते हो। आप जितना चाहे पूरे साल एक एक छोटे छोटे टॉपिक को समझ सकते हो, क्लियर है। नाउ अब अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बच्चों क्या आता है देखिएगा। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे आते हैं जैसे इथाइलिन, प्रोपाइलिन, इस तरह के, ठीक है ना। तो इथाइलिन, प्रोपाइलिन, अब जैसे हम बोले इथाइलिन, तो इथाइलिन क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ये इन लीन वाले जितने भी हैं ये सब हमारे किस में आएंगे, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना, समझ आ गई बात। एक सेकंड जरा, चलो। तो अब जितने भी इस तरह के हमारे वो किस में आएंगे, वो आएंगे हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की लिस्ट में। अब अनसैचुरेटेड की लिस्ट में आएंगे तो बस एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, सेम जो हमारा था वही हमें करना है, आर वाला फॉर्मूला, कोई नई चीज नहीं, याद रखिए आर A-1 B+1 C, A-1 B+1 C, सेम यही आपको याद रखना है। बस फर्क इस चीज का है कि आपको यहां पे जो है वो 1000 की सीरीज में दिखाई देगा, मतलब यहां पे किसी भी डेजिग्नेशन से पहले आपको 1 लिखना जरूरी है। अगर यहां पे 1 लिखते हो तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सिंपल, ठीक है ना। अगर आप 1 लिखते हो दैट इज योर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे देखिए इथाइलिन जैसे है दैट इज योर C2H4, C2H4, आइए देखते हैं C2H4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर डेजिग्नेशन कंपेयर करते हैं C2H4, तो मतलब A = 2 है और B = 4 है, C = 0 है, ठीक है। तो यहां पे मैं बोलूंगा R1 लगा दो पहले, A-1 2-1 B+1 4+1 और C 0। तो यू ऑल कम टू नो R 2-1 1 4+1 5 0, तो R1150 इज द डेजिग्नेशन, समझ आई बात, R1150, सिंपल, समझ गए ना। तो ये 1000 आपको अपने आप पहचान में आ जाएगा, दैट इज योर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो एक और ट्राई करोगे, बताइए, दूं आपको, समझ आई ये बात, ठीक है, समझ आ रही है बात। नाउ अब मान लीजिए आपको मैं बोलता हूं दैट इज योर प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन मैं आपको बोलता हूं, प्रोपाइलीन मतलब दैट इज योर C3H6, बताओ
C3H6 सॉल्व करो। बताओ। ये चलो एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ जो पेपर में आ ही रखा है, इसमें ये तो कर ही लेना, इसका मैं बताता हूँ आपको। एक और एग्जांपल लो जो पेपर में आ रखा है वो दे देता हूँ। ट्राइक्लोरो, ऐसे करके भी दे सकता है, जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ इतना ही होंगे। ट्राइक्लोरो इथाइलिन, चलो इसको करो। ट्राइक्लोरो इथाइलिन बच्चों, बताइए पहले तो फॉर्मूला क्या होगा ट्राइक्लोरो इथाइलिन। अब देखो है इथाइलिन, अब खुद ही सोचो, इथाइलिन है C2H4। अब इसमें अगर हमने बोला ट्राइक्लोरो, बिल्कुल सही है पहले वाले का जिसने निकाला 1270, ठीक है। अब दूसरा है आपके पास ट्राइक्लोरो इथाइलिन। ट्राइक्लोरो इथाइलिन में मतलब 3 तो क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, तो उसमें 3 क्लोरीन आ गए तो 1 हाइड्रोजन बचा, तो क्या हो जाएगा CHCl3। नाउ बताइए, बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए बच्चों। नीलेश सोनी टेस्ट दिया था 8-15 के करीब, बट रिजल्ट में नेम नहीं आया। हाँ बच्चों ऐसा हुआ है कि 2-3 बच्चों का जो है वो टाइम में क्या हुआ है मैनेज, जिसकी वजह से उनका मेन रिजल्ट में शो नहीं किया है। तो इस चीज़ का भी मैं आगे वाले टेस्ट में ध्यान रखूंगा कि जो उधर रिजल्ट है उधर में बच्चों की जो है, जो खासकर जो टॉप 10 में बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करूँ, मतलब उनकी टाइमिंग जो है पेपर की चेक करो कि ऐसा कुछ ना हो। क्लियर है। तो 1-2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, तो 1-2 के तो मैंने सही कर दिए हैं, लेकिन और भी ऐसे होंगे अगर कोई, तो प्लीज़ उस चीज़ को नेक्स्ट टेस्ट में रिमूव हो जाएगी। मैंने आपको कहा ना धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं सारी। कोई छोटा मोटा लूप होल मुझसे रह जा रहा है या सिस्टम कुछ एरर छोड़ दे रहा है, तो उस चीज़ को मैं प्रॉपर बैठ के, नहीं तो इतना रंग बिरंगा टेस्ट प्रॉपर लिस्ट बनाना ये सब मैं आफत क्यों करूं, लेकिन वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो प्रॉपर चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट में वो चीज़ रिमूव हो जाएगी, आपको जो है और बेहतर शिकायत आपको नहीं रहेगी। 7 से 8 जो भी टेस्ट देगा 7 से 8 के बीच में, ठीक है ना। अगर 8 बजे बाद दोगे बच्चों तो आपका जो है टेस्ट में नेम नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। 7 से 8 के बीच में ही जो टेस्ट दे रहा है उसका आएगा। अगर आप कह रहे हैं 8:15 बजे टेस्ट देना शुरू किया है तो फिर आपको नाम वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। बट 7 से 8 में 1-2 बच्चों का नाम जो है वो छूट गया था, 7 से 8 में भी, वो मैंने अब अपडेट कर दिया है, ठीक है ना। बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 7 से 8 के बाद कोई देगा तो फिर उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं रिजल्ट सिर्फ वही मेंटेन करके चल रहा हूं, ठीक है। हाँ बताइए R1123 1123 C2HCl3, सॉरी C2 भी तो आएगा, सॉरी C2 भी तो है, तभी तो मेरे को गलत क्यों आ रहा है। C2 भी तो है ना, कार्बन तो वही रहेंगे ना, इथाइलिन है ना। C2H4, बस H4 हो गए ना, 3 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन। 1123 नहीं, इससे निकालो R C2HCl3, ठीक है। तो C2HCl3 क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरोइथाइलिन। अब आप देख लीजिए RA-1, तो पहले R1 A-1 2 -1 1 1 + 1 1 + 1 2, ठीक है। Cl3 डी का में कोई जरूरत मतलब नहीं है, C0 है, तो R1120 R1120, समझ आ गई बात। R1120 क्लियर है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड R1120 इज द ट्राइक्लोरोइथाइलिन। क्लियर है। तो बस ये बेसिकली बच्चों तरीका ध्यान रखना है। तो देखो बहुत आसानी से क्लासीफाई आप यहां पे कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत आसानी से आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि क्या फॉर्मूला है क्या नहीं, ठीक है ना। तो ये है बच्चों हमारे सारे रेफरेंस के तरीके। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें अगर उल्टा पूछ लेता है, इसमें भी उल्टा एक बता दूं मैं आपको, क्योंकि इसमें उल्टे के फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है। मान लीजिए उल्टा पूछ लेता है, आपको बोलता है R1150, मान लीजिए आपको बोलता है R1150, एक बार इसको उल्टा करके भी देखते हैं। इसको उल्टा मैंने भी ट्राई नहीं किया कभी। देखो अगर आपको देता है R1150, एक बार ट्राई करते हैं R1150, नाउ ये आपको देता है, तो यू हैव टू बी चेक R1A-1 B+1 C। तो यू ऑल नो दैट A-1 इज 1, तो A इज इक्वल टू क्या है हमारा, A-1 1, दैट इज A इज इक्वल टू 2, एंड B+1 इज इक्वल टू 5, तो B इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, और C इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यू आई। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ D ऑल्सो। तो याद रखिए इक्वेशन B + C + D इज इक्वल टू 2A हम लोग यूज करते हैं। वहां पे याद है आपको 2A + 2 करते थे, ठीक है ना, हेलो कार्बन्स में। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ 2A यूज करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 + 0 + D इज इक्वल टू 2 × 2, तो दैट विल बी 2 × 2 4,
एंड 4 प्लस डी, तो डी इज इक्वल्स टू 0। देखा आपने? तो याद रखिएगा बच्चों, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको जो है वो इक्वेशन यूज करनी है ये वाली, लेकिन सिर्फ 2a तक यूज करनी है। आपको याद होगा वहां हम 2a प्लस 2 यूज करते थे, ठीक है ना? तो ये चीज का ध्यान रखना है बच्चों, समझ आ रही बात? ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल, अब देखो, अब इसके हिसाब से मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा, आर, इसके हिसाब से लगाऊं तो क्या हो जाएगा, सी ए एच बी एफ सी एल सी डी, ये लगाऊं तो अब देखो C हमारा A कार्बन कितना है, दैट इज 2, तो C2, B कितना है 4, H4, C कितना है 0, तो F का 0 हो गया। क्लोरीन भी कितना आ रहा है 0, तो क्लोरीन 0 हो गया, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे 2 लेता तो फिर 2 बच जाता। समझ आ रही बात? तो ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें 2a प्लस 2 नहीं आना, सिर्फ 2a आना है। किसमें? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले, मतलब 1000 वाले जो सीरीज रहेगी उसमें। तो यहाँ पे अब आप देखो C ये भी 0 ये भी 0, तो मतलब C2H4 इज द फॉर्मूला। समझ गए ना? तो इसका भी उल्टा समझ गए आप लोग कैसे कराया, ठीक है ना? समझ गए? इसका भी उल्टा समझ गए आप लोग कैसे कराया, ठीक है ना? दैट्स गुड। तो बस ये बेसिक सी चीजें बच्चों ध्यान रखनी है आपको। लास्ट आपको बता देते हैं, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। समझ आ गई बात? चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या हैं इनके बारे में आपको बताया था, ताकि अगर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एजियोट्रॉप्स, तो वो भी आपका अटेम्प्ट हो जाए। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो डेजिग्नेशंस क्या हैं, कैसे हैं। मैंने पूरा डिटेल में चीजें बता दी हैं, ठीक है? शॉर्ट में पढ़ो या डिटेल में पढ़ो, पढ़ना इतना ही है। इससे और डिटेल में अगर मैं कराऊं तो सिर्फ मैं एग्जांपल्स पढ़ा सकता हूं बस, ठीक है ना? और मेथड में और कोई नई चीज डिटेल नहीं है, ठीक है? अब याद रखिए बच्चों, एजियोट्रॉप्स अगर आपसे पूछता है व्हाट इज एजियोट्रॉप्स, अब एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल नहीं पूछेगा कभी भी। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि एजियोट्रॉप्स होते ही बच्चों क्या है, जो रेफ्रिजरेंट होते हैं हमारे, जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट है, उन दोनों के मिक्सचर, ठीक है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है ना? तो हम एक से ज्यादा जो मिक्सचर लेते हैं, अलग अलग कोई भी उठा लिया हमने कि हमें कुछ इसकी प्रॉपर्टी भी चाहिए, कुछ उसकी प्रॉपर्टी भी चाहिए, तो ऐसे 2 प्रॉपर्टी वाले हमने उठा लिए, तो दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो ये बेसिक सी बात ध्यान रखनी है बच्चों। तो इसको हम लोग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो उन एजियोट्रॉप्स में हमारे पास, जैसे एग्जांपल मैं बोल दूं कि हमारे पास पेपर में तो कभी आता नहीं है इसका एग्जांपल, क्योंकि सिर्फ यही पूछेगा आपसे व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। तो जैसे एक एग्जांपल में बोल दूं कि R500 की सीरीज में जनरली ये दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ 500 नहीं है, हाँ? लेकिन मैक्सिमम जो है आपको ये 500 की सीरीज में बेसिकली दिखाई देते हैं। तो 500 की सीरीज में जब ये दिखाई देते हैं, तो याद रखिएगा 500 वाले के एग्जांपल देता हूं। तो इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट एग्जांपल है ना, कि कितना परसेंटेज क्या है। जैसे कि 500 जिसको बोलते हैं R500, तो R500 में अगर आप देखोगे तो 73.8% जो है वो R12 होता है, फ्रीऑन 12 होता है, और 26.2% जो है 26.2% जो है वो R152 होता है, ठीक है ना? तो इन दोनों के मिक्सचर से ये बना है R500। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ 500 की सीरीज में वो अलग 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 रेफरेंस के मिक्सचर से बने हैं। तो फिर एग्जांपल पूछने का कोई मतलब बैठता नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है ना? तो इसलिए किसी एक की प्रॉपर्टी या एक का कुछ पूछेगा नहीं। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो दीज आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। तो आई होप आप लोगों को सब क्लैरिटी से पता चल गया हो। मैंने सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लीजिए बच्चों, मैंने सबसे पहले क्या बोले थे बताइए, एक बार रिकॉल कर लीजिए जो जो चीजें बताई हैं, ठीक है ना? जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो रिकॉल कर लें तो आपको याद होगा मैंने क्या क्या बताया आपको। तो मैंने बताया आपको सबसे पहले हेलो कार्बन मैंने बोला आपको क्लोरो फ्लोरो वाले जितने भी हैं वो हेलो कार्बन है। उसकी एक इक्वेशन बताई RA-1 B+1 C, और दूसरी इक्वेशन बताई B+C+D = 2A+2, जो रिवर्स में काम आएगी आपके। दूसरा हमने बताया हाइड्रोकार्बन, जिसमें मिथेन इथेन इस तरह के आ जाते हैं, मिथेन इथेन आपके। तो ये वाले जो हैं इसमें भी सेम वही फंडा अप्लाई करना है, ठीक है ना? इसमें भी सेम वही फंडा अप्लाई करना है जो हमने ऊपर वाले में किया। तो कोई अंतर नहीं है, बस फॉर्मूले आपको याद हो, मीथेन का CH4, इथेन का C2H6, इस तरह के, ठीक है? तीसरा हमने बताया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके बताया अमोनिया, वाटर, एयर, ये है। तो उसमें मैंने कहा 700 की सीरीज है, 700 की सीरीज में क्या करना है, उसका मास नंबर को ऐड कर देना है, ठीक है? जैसे एयर के लिए हमने 729 कर दिया, ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 744 कर दिया, अमोनिया के लिए 717 कर दिया,
ठीक है ना। तो बस इस तरह के सल्फर डाइऑक्साइड के 764 कर दिया, तो बस यही तो याद रखना है। वाटर के लिए 718 कर दिया, इस तरह से आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमने बताया आपको दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया कि पूरे नाम से पहले बस 1 लगा दीजिएगा, मतलब जो 1000 जैसे भी सीरीज में दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 1000 यही होता है बच्चों, 1000 वाले और भी हैं। ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो अनसैचुरेटेड में आपको सिर्फ क्या है 1A-1 B+1C, ठीक है, ये रहेगा। दूसरा फॉर्मूले में जो चेंज आएगा वो आएगा, इसमें तो चेंज आया 1 लगा दिया शुरू में, और दूसरा फॉर्मूले में चेंज आएगा जो आएगा B+C+D = 2A, +2 नहीं लगाना है 2A, ठीक है, रिवर्स अगर जाएंगे तो। समझ आ रही बात। ओके रौनक सिंह, मैं देख लूंगा आपके डाउट, आज ही देख लूंगा, मैंने कल व्हाट्सएप खोला ही नहीं एक्चुअली में। समझ आई बात। तो ये है लास्ट हमने बताया बच्चों एजियोट्रॉप, जिसमें हमने बोला क्या मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स होंगे। ठीक है, तो बस ये 5 कैटेगरी याद रखिए बच्चों, इसी से आपको क्वेश्चन जब भी आएगा इसी से आएगा और कहीं नहीं आएगा, चाहे आप कितना डिटेल में जाके कहीं भी पढ़ें। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। चले, तो यहां तक सबको बात क्लियर हो गई बच्चों। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर। नाउ there is an important part that is called properties, desirable properties of ideal refrigerant. Desirable properties of ideal refrigerant, एक ideal refrigerant जो है वो बहुत अच्छे से काम करे, उसकी desirable properties क्या होंगी, मतलब ऐसी कौन कौन सी properties हैं जो हमें उसमें चाहिए होंगी। तो बहुत सारी properties है बच्चों यहाँ पे जो हमें चाहिए होती हैं। अब आपसे जब भी पेपर में पूछता है कि desirable properties, तो पहले आप आइडिया लगाइए कि उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि आपको फंक्शन क्लियर होगा कि फंक्शन क्या है तो उससे आप प्रॉपर्टीज भी बता सकते हैं। तो पहले आप खुद से बताइए, मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सही रहेंगी। भाई काम क्या है उसका, उसने हीट कैरी करनी है, वो एक ऐसा केमिकल होगा जो रूम टेम्परेचर पे आएगा और रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट हो जाएगा, और रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होकर, कोई भी चीज हम खाना फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे हमने रखा, उस रूम टेम्परेचर वाली हीट से ही वो इवेपोरेट हो गया, और इवेपोरेट होने के बाद हीट को रिजेक्ट करके बाहर वापस आ गया। तो ये करने के लिए ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, तो फटाफट फटाफट प्रॉपर्टीज लिख दीजिए सबसे पहले, जो आपको पता है, जो आपको लगता है कि एक रेफ्रिजरेंट के अंदर ये काम करने के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और याद रखिए बच्चों, हर पेपर में 90% पेपर में अगर आरईसी से क्वेश्चन आता है, रेफ्रिजरेशन से कोई क्वेश्चन आता है, तो कोई ना कोई एक रेफ्रिजरेंट की डिजायरेबल प्रॉपर्टी जरूर पूछी जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल पवन जी भी ये बात कह रहे हैं, तो पवन जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात होगी, क्योंकि उन्हें बहुत एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे सब बच्चे को ये बात पता है, बड़े बुजुर्ग को सबको पता है कि कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी जो है, और वो भी कौन सी वाली वो भी बात कर लेंगे अभी, वो जरूर आपसे पूछता है। फटाफट लिख दो, बताइए। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट मत लिखो बच्चों, ये भी लिखो ना, लो या हाई। हाँ, लो बॉइलिंग पॉइंट, ओके, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, ओके, सेंसिबल हीट लो, ओके, नॉन टॉक्सिक। ठीक है ना, चलो चलो लिखते रहो फटाफट, फिर मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉपर्टी एक एक करके सारी। वेरी गुड वेरी गुड। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके, लेटेंट हीट हाई, एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया बीच में, अच्छा मेरी बात पे कह रहे हैं, ओके ओके, क्रिटिकल पॉइंट, इको फ्रेंडली, ओके, चलो अब रिपीट होने लग गई। हाई सीओपी, नो केमिकल रिएक्शंस, वेरी गुड वेरी गुड, चलो आपने सब अपना खाली कर दिया, वेरी गुड। लेटेंट हीट हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, लो बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड, नॉन फ्लेमेबल, वेरी गुड। चलिए, तो बहुत अच्छी अच्छी आपने प्रॉपर्टीज बताई बच्चों। अब उन्हीं में से मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, तो याद रखिए, मेन प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट में आपको याद रखना है लो बॉइलिंग पॉइंट शुड बी लो, है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो जल्दी वेपर बनेगा वो, मतलब जल्दी मींस बहुत नीचे टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे वो वेपर बनेगा, क्योंकि लो बोल रहे हैं ना हम, तो लो टेम्परेचर पे वेपर बन जाएगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वेपर बन जाएगा, उससे नीचे कोई टेम्परेचर को उस पर वेपर बन जाएगा, मतलब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रूम टेम्परेचर वेपर बने, उससे नीचे पे भी वेपर बन सकता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, हम बोलेंगे लो फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन लो मतलब कितना लो, लो मतलब कितना लो, तो याद रखिएगा वो हमारा साइकिल में, पूरी साइकिल में, जैसा भी हमने एग्जांपल भी बात की थी वाटर के टाइम पे, कि फ्रीजिंग पॉइंट उतना लो होना चाहिए कि पूरी साइकिल का जो लो टेम्परेचर है उससे नीचे।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पूरी साइकिल में मान लीजिए आप कोई साइकिल बना रहे हैं, उस साइकिल का आपने टेम्परेचर रखा है कि इस साइकिल से मैं लोएस्ट टेम्परेचर, आपने कोई रेफ्रिजरेटर बनाया, आपने कहा रेफ्रिजरेटर से मैं लोएस्ट टेम्परेचर जो अचीव कर सकता हूं इस रेफ्रिजरेटर से वो कितना है, तो इस रेफ्रिजरेटर से लोएस्ट टेम्परेचर मान लीजिए मैं अचीव कर सकता हूं, आपने बोला -10, तो आपने कहा मेरा रेफ्रिजरेटर -10 अचीव कर सकता है, तो मतलब उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट चल रहा है वो -10 पे फ्रीज नहीं हो जाना चाहिए ना, या -10 से कम में फ्रीज होना चाहिए, वो उससे भी नीचे होना चाहिए फ्रीज, मतलब जब वो -15 या -20 होगा हमारा टेम्परेचर तब जाके वो फ्रीज होता होगा, तो इसका मतलब ये है कि -10 करने में भी वो चलता रहेगा। समझ आ रही बात? तो लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये लो फ्रीजिंग पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, इट शुड बी लोअर देन दी, शुड बी लोअर देन लीस्ट टेम्परेचर ऑफ साइकिल। साइकिल के टेम्परेचर से भी कम, लीस्ट, ठीक है ना। तो साइकिल का जो सबसे न्यूनतम समय टेम्परेचर होगा उससे नीचे। तो समझ आ गई बात? समझ आ गई इतनी बात? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। अब देखो लेटेंट हीट क्या होती है? जो फेज चेंज करने में जो हीट का एब्जॉर्प्शन करेगा। अब आप चाहते हैं रेफ्रिजरेंट आए और वो वेपर बन जाए, रेफ्रिजरेंट आए और वेपर बन जाए, उस वेपर बनने के में वो ज्यादा से ज्यादा हीट खींच ले, तो ज्यादा से ज्यादा तभी तो खींचेगा जब उसकी लेटेंट हीट, उस वेपर बनने के लिए जो हीट चाहिए वो ज्यादा होगी, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज अ हाई लेटेंट हीट। लेकिन कौन सी वाली? भाई क्या बन रहा है? लिक्विड से वेपर बन रहा है, दैट इज वेपराइजेशन, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, 90% पेपर में ये पूछा गया है, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, भूलिएगा मत। ठीक है ना। इट शुड हैव हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ आ गई बात? नाउ अब इसके अलावा एक और सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है बच्चों, वो याद रखिए, आपको मैंने कहा था कि रेफ्रिजरेंट को हमें कंप्रेस भी करना है। रेफ्रिजरेंट को हमें कंप्रेस करना है, इसका मतलब यह है कि कंप्रेसर में जब रेफ्रिजरेंट वेपर बन के जाए तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आपको याद है कि एग्जांपल हमारा सुपर हीटिंग वाला, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला था कि वर्क हमारा जो है वो आपका तभी कंप्रेसर का कम होगा जब स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा, नहीं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंप्रेसर वर्क भी बढ़ेगा। तो मतलब हमारा रेफ्रिजरेंट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो वेपर बनने के बाद भी बहुत ज्यादा जिसका वॉल्यूम ना बढ़े, जिससे कंप्रेसर वर्क हमारा मिनिमम रहे। तो याद रखिएगा इट शुड हैव लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट शुड हैव लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा कम होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे आप याद रखने के लिए ब्रैकेट में लिख देना है यहाँ पे कि उससे हमारा कंप्रेसर वर्क कम होता है, टू मिनिमाइज द कंप्रेसर वर्क। ठीक है ना, कंप्रेसर वर्क कम करने के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा कम होना चाहिए। ठीक है ना, किसका? वेपर का। ये भी याद रखिएगा, किसका? वेपर का। ठीक है ना, रेफ्रिजरेंट वेपर जो है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में पूछा जा चुका है। याद रखिए ये भी पेपर में पूछा जा चुका है लो स्पेसिफिक वॉल्यूम के ऊपर। समझ आए बात? ठीक है। नाउ फिफ्थ वन अगर हम दूसरी बोलें तो यहां पे आपसे पूछ सकता है दैट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए? तो याद रखिए इट शुड हैव लो स्पेसिफिक हीट, इट शुड हैव लो स्पेसिफिक हीट। अगर आपको कल के दिन बच्चों पूछता है लेटेंट हीट की जगह पे सेंसिबल हीट, तो सेंसिबल हीट तो उसी केस में आएगी जब हम सेंसिबल कूलिंग कर रहे होंगे। अगर सेंसिबल कूलिंग जैसे इन जनरल हम नहीं करते हैं तो नहीं कर रहे हैं तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंसिबल कूलिंग कर रहे हो तो फिर सेंसिबल हीट भी हाई होनी चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखिए ऐसे ही लो स्पेसिफिक हीट शुड हैव लो स्पेसिफिक हीट। समझ आए? स्पेसिफिक हीट मतलब भी समझते हो ना कि टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट जो है वो देनी पड़ेगी। समझ आ रही बात? तो दैट शीट इट शुड हैव लो स्पेसिफिक हीट। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। थर्मल कंडक्टिविटी बोले तो इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी होनी तो हाई चाहिए, है ना, लेकिन जैसे हमने बोला कि हम एयर भी यूज कर लेते हैं तो उससे सीओपी घटेगी, बाकी कंडक्टिविटी लो में भी काम चल रहा है। तो ये कोई बहुत डिजायरेबल प्रॉपर्टीज नहीं है, हम चाहते हैं ऐसा हो। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि यही प्रॉपर्टीज मेन आपकी रहेंगी। ठीक है ना, तो इट शुड हैव, होनी चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी हाई।
आपको कई बार पूछता है विस्कोसिटी में कंफ्यूजन, तो विस्कोसिटी बच्चों ज्यादा नहीं होनी चाहिए, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लो में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारा आधी साइकिल में वो लिक्विड फॉर्म में ही चल रहा है, तो इसलिए इट शुड हैव लो विस्कोसिटी, चाहे वो गैसेस फॉर्म में भी क्यों ना हो, इट शुड हैव लो विस्कोसिटी, ताकि मोशन जो है वो इजी रहे। ठीक है, समझ आई बात? नाउ क्लियर है? इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल करंट से वो इंसुलेटेड रहे, इलेक्ट्रिकल करंट से वो इंसुलेटेड रहे। ठीक है ना, समझ आई बात इतनी? बाकी कुछ वैसी प्रॉपर्टीज है बच्चों बेसिक वाली, वो तो सभी को पता है, जैसे कि एक और मैं बोल देता हूँ, छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिख लेंगे इजी वाली। ठीक है, इट शुड हैव हाई सैचुरेशन टेम्परेचर, इट शुड हैव हाई सैचुरेशन टेम्परेचर। नाउ अब इसके अलावा याद रखिए, इसके अलावा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी एक तरह से जरूरत है, वो क्या क्या है? चलो मैं यहां पे लिखता हूं, ये मेन समझ गए आप लोग? ठीक है, चलो यही लिख दें। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, जैसे वो क्या होना चाहिए? नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, भाई जहरीला नहीं होना चाहिए। अब होना नहीं चाहिए लेकिन है तो ना, तो वही मैं कह रहा हूं, ये हमारी सिर्फ इच्छा है, ये हमारी डिजायर है, हम अपनी चाहते लिख रहे हैं कि भैया मुझे ऐसा ऐसा रिश्ता पसंद है, तो ये सिर्फ आपकी चाहत होती है कि भैया ऐसी जगह मेरी शादी हो, ऐसा लड़का हो, ऐसी लड़की हो, तो ये हमारी डिजायर प्रॉपर्टीज हैं बस। ठीक है, होना ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सोचोगे यहां तो होगा वहां। ठीक है ना, तो इसीलिए जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, समझ आगे बात? तो आपको नॉन टॉक्सिक चाहिए, जहर नहीं चाहिए आपको, लेकिन जहर तो मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे ही नॉन फ्लेमेबल चाहिए, आग लगाने वाला नहीं चाहिए कोई, लेकिन आग तो लगेगी। समझ आई बात? अब ये इसी के बारे में बोल रहा हूं मैं, रेफ्रिजरेंट के बारे में। ठीक है ना, तुम वापस रिश्ते में मत चले जाना, सब सही चल रहा है भाई, कोई आग नहीं लग रही किसी की। नॉन फ्लेमेबल, भगवान की दया से सबका सही रहेगा, टेंशन ना लो, बस नौकरी लग जाओ। ठीक है, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, याद रखिए नॉन ऑर्डर भी होना चाहिए, मतलब ठीक है ना, कोई स्मेल वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो हम और कोई खास प्रॉपर्टी बोले तो बच्चों एक बहुत खास प्रॉपर्टी है, एक बहुत खास प्रॉपर्टी है कि आपके पास जो है कुछ ऐसा भी होना चाहिए रेफ्रिजरेंट के अंदर जिससे कि रेफ्रिजरेंट की लीकेज का पता चल सके। मतलब कल के दिन पे रेफ्रिजरेंट हमारा लीक हो रहा है, रेफ्रिजरेंट हमारा कहीं से लीक हो रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉपर्टीज का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ऐसी प्रॉपर्टीज का होना भी बहुत जरूरी है जहां से आपको पता चले कि देयर वाज सम लीकेज। तो वो रेफ्रिजरेंट के अंदर ही ऐसा कुछ होना चाहिए ना जिससे पता चले। आप कैसे चेक करेंगे, है ना? तो यहां तो वो पंचर चेक करने वाला सीन तो है नहीं कि रेफ्रिजरेटर को पानी में डुबो के चेक कर लो। तो यहां पे याद रखिए, मतलब लीकेज डिटेक्शन भी आपको रेफ्रिजरेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लीकेज डिटेक्शन प्रॉपर्टी शुड बी देयर। कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन या कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि इस प्रॉपर्टी का पता चल सके। क्लियर है? समझ आई बात? 14 जो है, समझ आई बात? एक और प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना क्लियर है सबको? एक और प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, दैट इज ये वाला आपका क्या है? अभी एक बच्चा बोल रहा था कुछ नॉन कोरोसिव, बिल्कुल सही है, दैट इज नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव भी प्रॉपर्टी है क्योंकि उसने पाइपिंग सिस्टम मेटल के कॉन्टेक्ट में आना है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी हमने बात की थी बच्चों स्टार्टिंग में, ठीक है ना, हाँ स्मेल वगैरह ये सब चलता है। स्टार्टिंग में बात की थी हमने लिथियम ब्रोमाइड साइकिल की। अब लिथियम ब्रोमाइड जो अपने आप में है वो काफी ज्यादा कोरोसिव होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखिए लिथियम ब्रोमाइड अपने आप में जो है वो काफी ज्यादा कोरोसिव होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लिथियम ब्रोमाइड जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा कोरोसिव होता है। तो वहां पे जैसे अब उस वो हमारा क्या है, वो रेफ्रिजरेंट तो है नहीं, एब्जॉर्बेंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेटल पार्ट्स के कांटेक्ट में आके कोरोजन हो सकता है। तो इसीलिए हम वहां पे कोटिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना, वहां पे कोटिंग। तो जहां पे आपने LIBR के बारे में सुबह एक पॉइंट लिखा था, वहां पे ये भी लिख दीजिएगा कि हम क्रोमेट की कोटिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जहां पे आपने ये पॉइंट लिखा था वहां पे ये वाला पॉइंट भी लिख दीजिएगा, दैट इज, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, लिथियम क्रोमेट। लिथियम क्रोमेट की जो है वो मेटल पार्ट्स में कोटिंग की जाती है इन LIBR, क्योंकि LIBR लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन जो है वो एक सोल्यूशन है जो कोरोसिव सोल्यूशन है, और वो पाइप में जब फ्लो करता है तो देयर इज अ चांस ऑफ कोरोजन इन मेटल पार्ट्स। सो वहां पे जो है लिथियम क्रोमेट की मेटल पार्ट्स में कोटिंग की जाती है टू प्रिवेंट फ्रॉम द कोरोजन। तो ये चीज वहां पे नोट कर लीजिएगा। तो यहीं पे मैंने इसलिए बोला, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डस्टर कहाँ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात बोली
कि देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन कोरोसिव। और तीसरी चीज ये भी याद रख सकते हैं आप, अगली चीज क्या, कि केमिकली स्टेबल भी होना चाहिए। केमिकली स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि किसी और इक्विपमेंट्स के कांटेक्ट में आके जो है वो कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए उसकी, किसी और चीज के कांटेक्ट में आके कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए उसकी। समझ आ गई बच्चों? आदर्श जी ने ऐसा मुंह क्यों बनाया हाई लेटेंट हीट बोल के? भाई लेटेंट हीट हाई नहीं होगी तो क्या होगी बताओ? कम होगी तो कम हीट लेगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा हीट लेगा। हमें ज्यादा हीट तो चाहिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आप कैसे इजी टू हैंडल कह सकते हो, कि आप जब उसको डाल रहे हो या कुछ भी आप रिफिल कर रहे हो तो हैंडलिंग करना आसान हो, ठीक है। पावर कंजप्शन कम ले रही हो, वेट कम हो उसका पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना, लेस वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, लेस वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना। कंजप्शन कम हो, लेस कंजप्शन पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। भाई ज्यादा रेफ्रिजरेशन देती हो कम यूज होती हो, ठीक है ना, मतलब कम मास ऑफ रेफ्रिजरेंट जो चाहिए होता हो उसे ज्यादा यूज करने के लिए, ठीक है ना। समझ आ गई बात? तो ये जो है सर 8 व 9 पॉइंट नहीं समझ पाता सर, 8वां 9वां पॉइंट कौन सा है ये नहीं समझ पाते। देखो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बच्चों ये है कि आपका इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होना चाहिए ना, मतलब ऐसा नहीं हो कि उसमें जो है वो करंट भी फ्लो करे, ठीक है ना। भाई मेटल इक्विपमेंट्स के साथ आपका चल रहा है तो वो करंट के साथ जो है वो फ्लो करना नहीं चाहिए। तो आपको पता है गैसेस में एक प्रॉपर्टी होती है आयोनाइजेशन, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो जो एटम्स है वो आयोनाइज हो जाते हैं। तो इस तरह का कोई प्लाज्मा फॉर्मेशन या आयोनाइज जो है वो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहेगा तो करंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो पॉइंट है बस वो 8th वाला। क्लियर है? समझ आ गई बात? ठीक है। हाँ, ये राहुल कुमार मंडल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जो इन सब पॉइंट पे भारी है, दैट इज योर चीप। तो 18वां पॉइंट जो है वो अपने आप में सबसे मेन पॉइंट है, वो है चीप। सस्ता होना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर कोई चीज सस्ती है तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो सस्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक जन हमारे उसके लिए, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। बाकी तो केमिकली रिलेटेड भी आप प्रॉपर्टी कई सारी बढ़ा सकते हो, मतलब वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आपको कहीं पूछा जाता है। तो आप कहोगे केमिकली वाले को खोल देना कि नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, ठीक है ना, नो इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ जो भी आपके हमारी स्टोरेज है उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। इस तरह के डिफरेंट पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। 16 पॉइंट नहीं दिख रहा है, 16 और 17 नहीं दिख रहे हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं। 16 मैंने लिखा बच्चों, जैसे एयर के लिए था हमारा 16 हमने लिखा, दैट इज लेस वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के लिए, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए लेस वेट होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने लिखा लेस पावर कंजप्शन या लेस कंजप्शन पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये मैंने पॉइंट लिखे। मैं आगे से हट जाता हूं, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें हैं बच्चों जो हमारी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना। इन प्रॉपर्टी को हम कैटेगरी वाइज भी बांट सकते हैं, जब आप डिटेल में पढ़ें तो कैटेगरी वाइज भी पढ़ सकते हो। इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, कुछ थर्मल प्रॉपर्टी, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इस तरह से भी, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे भी बांट सकते हैं हम लोग। इमिसिबल का चांस नहीं है बच्चों, क्योंकि और कोई हमारा वहां लिक्विड जो उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इमिसिबल का इतना कोई चांस नहीं है, ठीक है। बाकी तो देखो अब पॉइंट अब जबरदस्ती तुम भी बना रहे हो, मुझे ही पता है, तो जबरदस्ती कोई बनाने वाली जरूरत नहीं है अब इतने। अब सोचो ना एग्जाम में कभी ऐसा पॉइंट आएगा क्या इजीली अवेलेबल, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, अवेलेबल होगा तभी तो यूज करोगे। तो बात सही है कि होना चाहिए अवेलेबल, लेकिन अब ये पॉइंट क्या लिखना है, ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना। अब चलो ठीक है, समझ गए। जब बिल्कुल कमी पड़े तो ऐसे पॉइंट आप रख दें। तो ये थी हमारी बच्चों डिफरेंट रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक दो खास बातें बता देता हूं कुछ रेफ्रिजरेंट्स के बारे में, ठीक है। बाकी किसी किसी रेफ्रिजरेंट का कभी कभी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये सब चीजें पूछ लेता है, तो इसके लिए मैंने अभी तक कोई चार्ट ऐसा बनाया नहीं है, ठीक है ना, कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि 2-4 पेपर में पूछे गए हैं। तो इसके लिए याद रखिएगा, मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर दूंगा आने वाले टाइम में, कि जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखें कि भाई किस किस का क्या है। जैसे हम छोटी छोटी बात कर लेते हैं, मान लीजिए एक दो रेफ्रिजरेंट की, जैसे कि हमारा एयर है, एयर हम काफी यूज करते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, ठीक है ना। तो एयर जो है उसमें खास बात क्या होती है बच्चों, वो नॉन टॉक्सिक होता है। एयर में हमारी खास बात क्या होती है, दैट इट इज नॉन टॉक्सिक, इसलिए हमारा वो एयरक्राफ्ट सिस्टम में यूज होता है, ठीक है ना। सीओपी उसकी लो रहती है, आप चाहे तो मैं बोल रहा हूं लिख सकते हैं, सीओपी उसकी लो रहती है।
ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है एयर का वो 80 से -15 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है, ठीक है, मैं थोड़ी बहुत बातें लिख देता हूं। एयर की अगर मैं बात कर रहा हूं, यू ऑल नो दैट 7 to 9 एयर का हमारा ये होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एयर। सीओपी इसकी लो होती है अबाउट, ठीक है ना, लो सीओपी अबाउट 1.67 के आसपास अप्रॉक्स इसकी सीओपी रहती है, वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो सकती है, ठीक है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है इसका, जो चीजें मुझे याद है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में आएगी तब हम देखेंगे, या मैं क्वेश्चन में लेने की कोशिश करूंगा। 80 डिग्री सेल्सियस टू -15 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे लोएस्ट टेम्परेचर में जा सकते हैं और हाईएस्ट 80 तक जा सकते हैं, ठीक है ना। हमारा एप्लीकेशन जो है इसकी वो एयरक्राफ्ट में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये हमने बात की थी, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। नाउ अब ऐसे ही बात करूं मैं बच्चों, दैट इज आपके अमोनिया की। अगर अमोनिया बोलता है, अमोनिया भी एक इंपॉर्टेंट है जिसके कुछ खास प्रॉपर्टीज पूछ लेता है, तो दैट इज NH3, यू ऑल नो दैट इज R717 इज द रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। अमोनिया की सीओपी जो है वो इससे काफी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी जो है अमोनिया की खास बातें क्या है, इट इज लो कॉस्ट, अमोनिया की कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है, बट इट इज अ हाईली टॉक्सिक, ये याद रखेगा, इट इज हाईली टॉक्सिक। कभी कभी हमें लगता है अमोनिया टॉक्सिक नहीं है, बट इट इज हाईली टॉक्सिक, इट इज फ्लेमेबल, ठीक है ना। हो गया, देखो कुछ प्रॉपर्टीज उल्टी हो गई अपने आप ही, ठीक है ना। फ्लेमेबल होता है, इरिटेटिंग होता है, एलर्जिक होता है, किसी को लग जाए सूंघ जाए तो एलर्जी हो सकती है इस चीज से, ठीक है ना। लेकिन इट हैज एक्सीलेंट थर्मल प्रॉपर्टी, इट हैज एक्सीलेंट थर्मल प्रॉपर्टी, इसकी थर्मल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, हीट को ट्रांसफर करने वाली, ठीक है ना। तो याद रखिए इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेशन के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इट हैज लो कॉस्ट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज, इट रिक्वायर्स लेस वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो अमोनिया जो है, अमोनिया के साथ एक दिक्कत और है बच्चों, अमोनिया वाटर के साथ जब मिक्स होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो नॉन फेरस मेटल्स में जल्दी अटैक करता है। तो याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी स्टेटमेंट में आया था एक बार, अमोनिया अटैक्स और ऑन नॉन फेरस मेटल। तो याद रखिए जो उसके डिजाइनिंग की जाती है वो इस चीज के हिसाब से की जाती है कि वहां पे नॉन फेरस मेटल्स यूज ना हो, नॉन फेरस मेटल के ऊपर अटैक करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वाटर के साथ आप देखते ही हैं कि सॉल्यूशन बन के चलता है, तो वहां पे अवॉइड करना चाहिए हमें किसी भी तरह के नॉन फेरस मेटल्स का यूज करने का, ठीक है ना। तो इसलिए अमोनिया के साथ कभी भी कॉपर ब्रास जैसे एटम्स मेटल्स यूज नहीं होते हैं, याद रखिएगा। क्यों हो सकता है कभी स्टेटमेंट आपके पास लिखा हुआ आ जाए कि अमोनिया जो है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो अमोनिया जो है आपको पूछा जाए कभी, अमोनिया जो है वो अमोनिया के साथ जो पाइप डिजाइन की जाते हैं वो कॉपर ब्रास की किए जाते हैं, तो कंडक्टिविटी हाई सोच के आप कभी कभी टिक कर देते हैं उसे, तो ये ध्यान रखिएगा अमोनिया के साथ कभी भी जो है वो नॉन फेरस मेटल्स यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना बॉइलिंग पॉइंट पे कभी कभी पूछ लेता है, वैसे पूछना नहीं चाहिए, डेटाबेस क्वेश्चन होता है ये, लेकिन वो पूछ लेता है और कभी पूछ ले तो फिर क्या करें, आंसर करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा बच्चों जितने भी बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं इधर उधर बुक्स में वो सब आपके ऑब्जेक्टिव्स में ले आओ। देखो उसको याद रखने का कोई तरीका नहीं है, उसको तो याद ही रखना पड़ेगा आपको, कोई लॉजिक नहीं है हम बोले कि हाँ यहाँ ऐसे आंसर करना वैसे आंसर करना। तो मैं अभी ऑब्जेक्टिव सेशन में कोशिश करूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट वाले जितने भी ये फॉर्मुले हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इधर उधर बुक्स में आपके, वो सब आपके मैं क्वेश्चन में ले आऊंगा, उस क्वेश्चन को रट लेना, फिर चाहे तो तब लिख लेना उसे नोट्स में, ठीक है ना, समझ आ रही बात, क्योंकि वो एक जगह मिल जाएंगे फिर सारे। तो मैं अभी बुक्स में सभी में चेक करके जितने भी ऐसे बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे वो सबको एक जगह पे ले आऊंगा, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर है। चलो एक दो पॉइंट और लिखो, जैसे कि आपका एक दो पॉइंट और बताता हूं, एक सेकेंड नाउ, एक दो पॉइंट और लिखिए आप, जैसे फ्रियॉन लेविन के बारे में, फ्रियॉन ग्रुप्स के बारे में। तो अगर कहीं पर पूछा जाता है बच्चों फ्रियॉन लेविन, क्योंकि काफी यूज होता है ये भी, दैट इज कॉल्ड ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, अब तो बैन हो गया है, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, ठीक है ना, अब तो ये बैन हो गया है, आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से चलता था, कार्बन की वजह से बैन हुआ था क्योंकि वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था इसका
जो एटम है। तो ऐसे वजह से हमारा ये अब बैन हो गया है, इसकी जगह पे फ्रीऑन 134 इस तरह के हम यूज करते हैं। तो R11 जो है, लेकिन फिर भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा यूज होता था। दैट इज हमारा, तो ये याद रखिए, नॉन कोरोसिव होता है, ठीक है ना, लेकिन इको फ्रेंडली नहीं है ये, ठीक है ना, इको फ्रेंडली नहीं है, लेकिन नॉन कोरोसिव है हमारा, नॉन टॉक्सिक है। समझ आ रही बात? लीकेज की भी बात अभी करता हूं मैं, ठीक है ना, समझ आ रही बात? नॉन कोरोसिव है हमारा, नॉन टॉक्सिक है हमारा। लेकिन याद रखिएगा, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मैं बताया था क्योंकि ये एक पेपर में इस लास्ट ईयर ही आया था। दैट इज 223.77 डिग्री सेल्सियस, 23.77 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इतना होता है, मतलब एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब यहां पे याद रखिए इसकी लेटेंट हीट एट अब लेटेंट हीट भी एट टेम्परेचर पे पूछ सकता है, तो -15 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेटेंट हीट कितनी होती है बच्चों? तो दैट इज वन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही होगी, वो कितनी होगी? दैट इज 195.66 किलो जूल पर केजी, दैट इज लेटेंट हीट, ठीक है। तो ऐसे कुछ डेटा हैं जो आपको आने वाले टाइम में यूज हो सकते हैं। अच्छा, अब बात कर रहे थे लीकेज डिटेक्शन की, ठीक है ना, तो डेटा वाले सारे क्वेश्चन बच्चों मैं क्वेश्चन में ही डालूंगा, क्योंकि ऐसे तो वो रटने वाली बात है और मेरे को भी दिक्कत आती है फिर याद रखने में, ठीक है ना, तो आपको रटना है। नाउ अब यहां पे आपको पूछता है लीकेज डिटेक्शन के बारे में, लीकेज डिटेक्शन के बारे में, तो याद रखिएगा लीकेज डिटेक्शन की अगर हम बात करते हैं, लीकेज डिटेक्शन की अगर बात करते हैं, तो वी हैव अ डिफरेंट मेथड्स ऑफ लीकेज डिटेक्शन, वी हैव अ डिफरेंट मेथड्स ऑफ लीकेज डिटेक्शन, ठीक है। अब देखो, हमारे पास बच्चों लीकेज डिटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमें एटलीस्ट ये पता चले कि उस पाइपिंग सिस्टम में हमारी लीकेज जो है वो कहाँ है। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे पाइपिंग सिस्टम में लीकेज कहाँ है, तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, ठीक है। जैसे कि अब मैं अलग अलग आपको बताया, तो अमोनिया की जब जनरली बात करते हैं हम, तो अमोनिया के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। जैसे कि एक स्मेल करके होता है, दैट इज कॉल्ड पंजेंट स्मेल आती है, एक ये स्मेल टेस्ट होता है, लेकिन ये सेफ इसलिए नहीं होता है क्योंकि अमोनिया सेफ नहीं है, तो जब आप स्मेल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो इसीलिए अमोनिया जो है वो स्मेल आती है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट स्मेल कर दिया तो वो भी आपको दिक्कत हो सकती है, उससे सफोकेशन जैसी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो इसीलिए सेफ नहीं होता है। लेकिन एक टेस्ट ये भी है, बट ये टेस्ट क्या है, खतरनाक है, टॉक्सिक है, ठीक है ना, तो इससे बचना चाहिए। तो उसके अलावा उसके लिए हमारे पास एक सल्फर टेस्ट होता है, अमोनिया के लिए ही एक सल्फर टेस्ट होता है जिसमें हम एक सल्फर कैंडल यूज करते हैं, और वो सल्फर कैंडल उसके तरफ जाते हैं जहां से अमोनिया निकल रहा होगा, वहां से फ्यूम्स क्रिएट होंगे, मतलब धुआं टाइप का एक फ्यूम्स क्रिएट होंगे। तो याद रखिए एक सल्फर कैंडल का यूज करके हम अमोनिया का डिटेक्शन भी करते हैं। एक हमारा लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर का टेस्ट हम करते हैं, ठीक है, हमारा लिटमस पेपर का टेस्ट हम करते हैं। इसमें लिटमस पेपर जो हमारा होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, टर्न इन ब्लू कलर में चेंज हो जाता है पेपर, जहां से हमारा लीकेज हो रहा होता है, ठीक है। ऐसा ही एक हमारा टेस्ट पेपर भी होता है, वो हमारा पिंक कलर में चेंज हो जाता है, टर्न इनटू पिंक, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारे टेस्ट होते हैं बच्चों अमोनिया को लेके। ऐसे ही आपसे पूछता है फ्रीऑन 12, फ्रीऑन 12 आपसे पूछता है, दैट इज R12, इसको लेके क्या टेस्ट हमारे होते हैं? तो याद रखिए फ्रीऑन 12 को लेके अगर पूछे तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ हेलाइड टॉर्च। तो हमने R11 R12 जो हम यूज करते हैं उसमें हम एक हेलाइड टॉर्च यूज करते हैं बच्चों, ये पेपर में आ चुका है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड हेलाइड टॉर्च, ठीक है। उस हेलाइड टॉर्च को जैसे ही हम उसके पास ले जाते हैं जहां से लीकेज आ रही होती है, वहां पे एक ब्राइट ग्रीन कलर जो है वो आपको दिखाई देता है, ब्राइट ग्रीन कलर जो है। तो पेपर में ये ब्राइट ग्रीन कलर भी पूछ चुका है एक बार कि आपको किस तरह का कलर जो है वो दिखाई देता है। तो बड़ी समस्या हो गई थी एक बार बच्चों को, लाइट ग्रीन, ब्लू ग्रीन, इस तरह की चीजें आ गई थी, ठीक है ना, लाइट ग्रीन, ब्राइट ग्रीन। तो याद रखिए ब्राइट ग्रीन, थोड़ा सा पैरेट ग्रीन, अब ऐसी समस्या आ जाएगी तो फिर दिक्कत है, लड़कों के लिए तो खासकर दिक्कत है, उनके लिए तो हरा हरा ही है, ठीक है ना। लड़कियां तो फिर भी एक बार का गैस कर लेती हैं, लड़कों को तो बेचारों को हरा हरा नजर आता है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा बच्चों ब्राइट ग्रीन और पैरेट ग्रीन में अंतर समझने की, ठीक है। नाउ लास्ट हमारा ये यहाँ पे एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर, ये भी अब यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक लीकेज डिटेक्टर हमारा जो होता है वो हमारा अलार्म बेस्ड होता है बच्चों। ये हमारा अलार्म बेस्ड होता है, इसमें बज का साउंड हमें क्रिएट होता है जब हमारा कोई लीकेज होती है। समझ आई बात? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? समझ आई बात? क्लियर है? तो दैट्स ऑल अबाउट दी रेफ्रिजरेंट। तो आई होप आप लोगों को रेफ्रिजरेंट पूरा समझ में आया होगा। अब इसके अलावा कुछ भी डेटा बेस्ड अगर आपको मैं दे सकता हूं इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको दिन में क्वेश्चन के माध्यम से दूंगा। क्लियर है? तो बस मेरा काम है आपके लिए सारी बुक से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करना, फोटो खींचना और उसके बाद तुरंत 1 बजे उन सब क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रोवाइड कराना। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आप लोग को ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो। ठीक है, ओके, क्लियर है? कुछ हाँ बोलो तो मैं चलूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। टेंशन ना लो बच्चों, प्रोडक्शन भी होगा, बहुत अच्छे से होगा। सर आपने व्हाट्सएप पे डिटेल नहीं भेजे, किस चीज की डिटेल? डिस्क्रिप्शन में देखो बच्चों व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज में देखोगे वहां पे व्हाट्सएप नंबर है। तुम लोग को नंबर दिखता क्यों नहीं है? आदर्श त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं वेपर और स्टीम में डिफरेंस क्या है? स्टीम वाटर का वेपर है बच्चों, और वेपर किसी का भी वेपर हो सकता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन कहां से करें? पेपर से। साइक्रोमेट्री कब होगा? बस अब इसके बाद साइक्रोमेट्री होगा। नेक्स्ट लेक्चर कल जो हम करेंगे वो साइक्रोमेट्री ही करेंगे। तो साइक्रोमेट्री जितना पेपर के लिए करना है उतना कल ही, कल मैं आपको बता दूंगा। कल आपकी खत्म हो जाएगी आरएसी, ठीक है? पर अब ये मत सोचिएगा कि कल सर एक ही दिन में साइक्रोमेट्री बहुत अच्छा। तो अब ये चीज बता दूंगा मैं आपको, कितना जो है उतना पढ़ना है उतना कर लीजिए, बस बहुत है। क्लियर है? तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपके सवाल जवाब समाप्त हुए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, मतलब दिन में मिलते हैं 1 बजे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब प्लीज बच्चों ये इन्फॉर्मेशन सब बच्चों को दे दीजिएगा जो नीचे चल रही है हमारे उसमें, कि 31 जुलाई जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि 31 जुलाई को जो है मैं फुल कोर्सेज वगैरह बंद कर रहा हूँ। वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि कंट्रोल वे में और बेटर चलाया जा सके। ज़्यादा बच्चे बढ़ते जाएंगे तो फिर समस्या मुझे ही आती है, मुझे पता है। डाउट्स के जवाब देने भी मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें पहले जैसी रिपीट नहीं करना चाहता हूँ मैं भी। तो वही चाहता हूँ जो भी है 100 से कम कम बच्चों में बैच निपट जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, आज डिसलाइक नहीं है, कमाल की बात है। चलिए यार, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। अभी आ जाएंगे, अभी तो कुछ लेट उठते हैं, डिसलाइक तो कभी भी कर सकते हो। यूट्यूब को थोड़े और फंक्शन देने चाहिए जो चलो छोड़ो।